ज़मीं और आसमां, इसके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब, आज के दिन का आगाज़ इस मिली नगमे के साथ जो कि है सबकी जान, दिल दिल पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में जो है वो यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, मार्का हक। जी हाँ, 3 दिन से जिस तरीके से आप जानते हैं कि सेलिब्रेशंस जारी हैं, और कल जिस तरह से कराचीइट्स ने बढ़ चढ़कर जो है वो सेलिब्रेट किया हमारी जीत को, और जिस तरह से अवाम ने पाक अफवाज का साथ दिया, जिस तरीके से अवाम जो है अपने प्यार का इजहार कर रही है अपनी फ़ौज के साथ, दैट्स अनबिलीवेबल। तो आज के दिन जो जो हैपनिंग्स होती रहेंगी, जो जो तकरीबात होंगी, उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि पड़ोसी मुल्क भारत में जिस तरीके से सोग का समा है, वहीं पाकिस्तान में जश्न का समा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी डेटरेंस कायम की है, इट्स अनबिलीवेबल। और हमें अपनी फ़ौज पर, अफवाज पर और अपने तमाम तर पाकिस्तानियों पर पूरा पूरा भरोसा है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और इसका जिक्र करती हूँ कि क्यों बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी हर रोज़ इस दिन को ही जो है ना वो सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी खुशी है, इतनी 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 बड़ी जीत है कि जिसके लिए ना जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अच्छा, कल जो कुछ भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, फिर वहाँ पर रैली भी निकाली गई, CUU पर भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, उसके भी कुछ मनाजिर जो हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बट समहाउ अगर मैं आपके साथ में ये बातें शेयर करूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितने पाकिस्तानी हैं वो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं, और तमाम तर ही पाकिस्तानी जो है यही बात कहते हैं कि दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। हमें मिली नगमा जो है वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अल्लाह की दी हुई किस नेमत से गुज़र रहे हैं, और ये वतन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया, और अगर कोई इस वतन पर, इस मुल्क पर, पाकिस्तान पर आँख उठा के देखता है तो हम ये जज्बा रखते हैं कि हम वो आँखें जो हैं उनको निकालना भी जानते हैं जो हमारे मुल्क की तरफ आएँ, और वो तमाम तर बातों का जवाब देना भी जानते हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए या फिर हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बनाया जाए। अच्छा, पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक के बाद एक मुहिम शुरू होती जा रही है, एक के बाद एक मुहिम शुरू होती जा रही है, और इस मुहिम का हिस्सा पहले तो पाकिस्तान के अवाम थे, फिर पाकिस्तान था, फिर इंटरनेशनल लेवल पर जब उनको सुबकी का सामना हुआ और जब अब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपने ही स्टार्स के ख़िलाफ़ जो है मुहिम करना शुरू कर दी, जिसमें पहला नंबर है जी आमिर खान का। उन्होंने अपने ही एक्टर आमिर खान के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने जो है वो टर्की के जो तैयब उर्दवान हैं उनके साथ में मुलाकात की थी। अच्छा, जब उन्होंने टर्की के तैयब उर्दवान से मुलाकात की तो उसके बाद उनकी जो पुरानी पिक्चर्स थी वो निकाली गई, और वहाँ पर इंडिया में ये वावेला किया गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि देखिए जी ये तो मुस्लिम स्टार हैं और ये जो हैं ये पाकिस्तान परस्त हैं, और किस तरीके से ये मुलाकात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टर्की ने जो है वो ड्रोन्स दिए, और टर्की के ड्रोन्स की वजह से अब पूरा इंडिया टर्की के ख़िलाफ़ हो गया। इसके ऊपर कंगना भी खुलकर बोल रही हैं। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी, जो उनकी एक्ट्रेस हैं कंगना, उन्होंने जो है वो उसके ऊपर ट्वीट कर दी, उनको तनकीद का सामना है। यानी कि चुन चुन के पहले पाकिस्तानी स्टार्स थे उनकी लिस्ट में जिनके अकाउंट ब्लॉक किए गए, अब खुद वो अपने मेगा स्टार्स जिनको वो कहते कि जी इंडिया की बैकबोन है, जो उनके खान्स हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कभी सलमान खान पर इल्ज़ाम लगाना, कभी आमिर खान पर इल्ज़ाम लगाना, कभी किसी और एक्टर के बारे में बात करना। तो जी यहाँ पर तो है सेलिब्रेशन का समा, और इस सेलिब्रेशन के तनाजुर में एक दफ़ा फिर से जो है ना आप सबको इस दिन, इस यौम तशक्कुर पर यह कहना चाहती हूँ कि हम तमाम तर पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से इंडिया के तमाम फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन था वो, और उनकी जो फेक न्यूज़ थी, जिस तरह से जवाब दिया है, और सोशल मीडिया पर हमारे नौजवानों ने जिस तरीके से उनकी हर बात का रिप्लाई किया है, दैट्स अमेजिंग। वो कहते हैं कि हम तो जी 140 करोड़ आवाम हैं, हमारे पास तो जी ह्यूज नंबर्स हैं, बट आप देखें कि ये पाकिस्तानी जब मुत्तहिद हुए तो उन्होंने क्या मुँह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इंडिया के हर फेक न्यूज़ का जवाब दिया, और उसके बाद अब ये हाल हो गया है वहाँ पर कि वो अपने ही फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उनके जो एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं करण थापर, उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। अपने एक्टर्स के ख़िलाफ़ भी वो कैंपेन चला रहे हैं। मतलब जब बस नहीं चला
किसी भी चीज़ का उनका बस नहीं चला तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या एजेंडा इख्तियार किया, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा तो इख्तियार किया वही था, अपने ही मुल्क में इन तमाम तर लोगों के लिए जो है उन्होंने इस तरीके से ये एजेंडा जो है वो चला दिया और अब वो अपने स्टार्स के पीछे पड़ गए हैं। पहले वो हमारे स्टार्स के पीछे पड़े हुए थे और वो स्टार्स, हमारे स्टार्स जो कि यहाँ से जाते हैं वहाँ पर काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि देखें आप लोग किस तरीके से वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, उनकी 10,000 चीज़ें जो हैं उसके ऊपर अग्री करते हैं, फिर उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो वहाँ से वापस आने के बाद अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो वो लोग आप ही के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप ही लोगों के अकाउंट ब्लॉक करते हैं और फिर ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। तो नफ़रत का दूसरा नाम भारत है। मतलब अगर आप ये कहें ना कि जी आपके जहन में नफ़रत से क्या आता है, तो मेरे जहन में नफ़रत से भारत आता है। बुग़्ज़, कीना और पाकिस्तान उनको शुरू से खटकता है। उनका प्रॉब्लम कोई और चीज़ नहीं है, उनका प्रॉब्लम है पाकिस्तान। पाकिस्तान का साथ जितने ममालिक ने दिया उनको उन ममालिक से भी प्रॉब्लम है। तो ये तो सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान में ही 10 मई के बाद से ही, बल्कि उससे पहले से ही पाकिस्तान में अंदर जो मुहिब्बे वतनी का जज्बा है, जिस तरीके से हम सब यूनाइटेड हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। और इसके ऊपर एक नारा तो बनता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रेक के बाद आ रहे हैं वाह। वेलकम बैक। तो जनाब, क्योंकि आज हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, इस हवाले से कराची में आज बहुत ज़्यादा जो है वो तकरीबात उसका इनेकाद किया गया है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर करस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं आजिज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आजिज़ भाई? कल से लेकर अब तक, बल्कि 3 दिन से लेकर अब तक जिस तरीके से ऐलान किया गया कि जी 16 मई को यानी 16 मई को जो है वो यौम तशक्कुर मनाया जाएगा, मार्का हक, उससे पहले ही हमने देखा कि 3 दिन पहले से ओवरऑल जो है वो स्पेशली कराची में जो है वो तकरीबात का आगाज़ हुआ। जगह जगह जो है वो सेमिनार किए गए, फिर इवेंट्स किए गए। गवर्नर हाउस में भी हमने देखा कि डे बिफोर यस्टरडे से ही जो है वो तैयारियां शुरू हो गई थी। कल बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो इजहार यकजहती किया गया और बहुत सारे मुख्तलिफ जो है वो शोबाहात से जो है ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने वहाँ पर शिरकत की। तो कल क्या रहा ओवरऑल, ज़रा थोड़ा सा बताएं किस तरीके से जो है वो इवेंट गया। अच्छा, कल और आज, हाँ, ये दोनों दिन बड़े एक्टिव हैं जी। कल भी बहुत सारी तकरीबात हुई, रैलियाँ हुई, जलसे हुए। हाँ, और आज भी कल का मुख्तसर करते हुए आज पे भी आ जाते हैं। जी जी। कल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यौम तशक्कुर मनाया। हाँ, आज जो है ऑफिशियली यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है गवर्नमेंट स्तर पे। हाँ, तो कल एक तो इवेंट था एक मकामी होटल में, हाँ, जिसमें फ़तेह पाकिस्तान जिसको नाम दिया गया था, सही, वो बड़ा इवेंट था। उसमें तमाम अरकान थे, मिनिस्टर्स थे। हाँ, उसमें तकरीब में अदाकारों ने शिरकत की, टीवी एंकर्स ने शिरकत की। हाँ, उस तकरीब में सहाफ़ियों ने शिरकत की और फोर्सेस के जो तीनों हाँ, अफवाज हैं, हाँ, पाक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हाँ, अहम अफसरान उसमें शरीक थे। हाँ, तो ये नासिर हुसैन शाह उस तकरीब का मेज़बान था। इवन वीडियो लिंक के ज़रिए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया और उन्होंने भी कहा कि हम जैसा भी हाल है, जिस तरह की सूरत हाल है, इस बार तो हमने फतेह हासिल की, लेकिन हर हाल में हम कौम जो है पाक फौज के साथ खड़ी रहेगी। उसमें बिलावल भुट्टो का भी एक मैसेज था जो एक इंटरव्यू की शक्ल में था उसका। फिर फरियाल टालपुर, सीएम मुराद अली शाह और दीगर बहुत सारे लोगों ने उसमें खिताब किया और उसमें ख़ास तौर पे इस पाक भारत जंग के दौरान परफॉर्म्स अदा करने वाले लोगों को अवार्ड्स दिए गए, शील्ड्स दी गई, जिसमें मीडिया की कल बहरहाल बड़ी तारीफ़ हुई है। अच्छा, हाँ, ये हर शख्स ने हाँ, ये आके बोला है कि मीडिया के महाज पे पाकिस्तान के मीडिया का बहुत ही ज़बरदस्त किरदार रहा। अगर कंपेयर करते हैं इंडियन मीडिया से, तो इंडियन मीडिया के मुकाबले में हम भी जंगे महाज पे खड़े रहे, लेकिन हमने सच बताया। हाँ, इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, झूठ मूठ की कहानियाँ बताई, हमने सच बताया, हमने सही सच कह रहे हैं, बताया। हमने सच ये बताया। सब हाँ, ने, वज़ीर आला ने भी तारीफ़ की, इवन बिलावल भुट्टो ने भी की, सदर ममलिकत, सब ने कहा कि पाकिस्तान का या जितने भी लोग तकरीब में शरीक थे, हाँ, मैंने हर किसी की ज़बान से ये बात सुनी, हाँ, कि मीडिया ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। और ये
अगर इस पे हम तफसीली बहस करेंगे तो इंटरनेशनली भी अब इस बात को माना जा रहा है कि इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला इंटरनेशनल। अब तो हैरतनाक बात यह है कि इंडिया के अंदर लोग बात कर रहे हैं, अब इंडियन चैनल्स में भी ये बात हो रही है। वही मैं जिस तरह से अपने इंट्रो में बता रही थी ना कि पहले तो वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया तो उनका चल ही रहा है, लेकिन अब ये सूरत हाल हो गई है कि उनके अपने जो मुल्क के अंदर रहने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, उनके खिलाफ ही जो है ना उन्होंने मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए, उनके खिलाफ ही वो हो गए। अच्छा, कल जिस तरीके से हमने देखा जोशो खरोश था और रैली निकाली गई, उसके बाद मैं आता हूँ, बिल्कुल उसके बाद शाम में एक रैली थी और ये रैली कराची के 7 अजला में रैलियाँ थी। फिर ये रैली इसको कंबाइन होना था निशाने पाकिस्तान पर साहिल समंदर पे, वहाँ ये सब जमा हुए, वहाँ पर भी एक जलसे की शक्ल बन गई, रोड पे ज़ाहिर है कितने सारे लोग जमा हो गए, तो बड़ा हल्ला गुल्ला था, वो भी फतेह था, एक मतलब जश्न का समा था, लोग खुशी में थे। मैंने वो सिंध गवर्नमेंट की तर्जमान है सुमिता अफजाल, उनको मोटरसाइकिल चलाते देखा वहाँ पे। अच्छा, और बहुत किस्म के झंडे थे लोगों के पास, बहुत मतलब कौमी। अच्छा, अदाकार उस जो फ्लोट बनाया गया था उसमें अदाकारों की एक बड़ी तादाद थी, जो गुलकार थे उनकी एक बड़ी तादाद थी, सबने परफॉर्म किया उसमें, तो लोग बड़ा रक्स भी कर रहे थे उस परफॉर्मेंस पर। तो उसमें भी वज़ीर आला सिंध ने खिताब किया, सईद गनी ने भी खिताब किया। लेकिन कल एक बात मैं भूल गया, कल दोपहर में जो इवेंट था उसमें वज़ीर आला सिंध ने जितने भी शोधा हैं उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया सिंध हुकूमत की तरफ से। उसमें शोधा के वालिदैन भी आए होते, गोटकी में जो मुख्तियार लगारी शहीद हुआ ड्रोन लगने से, उसके वालिद भी आए थे और शोधा के वर्सा भी थे। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि 7 शोधा हुए हैं सुबह सिंध में, जिसमें घोटकी में और फिर ये जो बुलाड़ी एयरबेस पे हमला हुआ था उसमें भी 6 जवान शहीद हुए। तो आज वज़ीर आला सिंध उन शुदा के वर्सा से भी मिलेंगे, उनके फातिहा के लिए भी जाएंगे। आज सुबह वज़ीर आला सिंध ने क्या किया है कि परचम कुशाई हुई है सिंध सेक्रेटरीट में, और एक पूरा इवेंट हुआ है, वहाँ भी सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद शरीक थी, जिसमें मीडिया टॉक भी हुआ है। आज अभी गवर्नर हाउस पे एक बड़ी तकरीब जारी है, कोर कमांडर ने हाजिरी दी है मज़ार कायद पर। गवर्नर सिंध और MQM के जो अरकान हैं वो मज़ार कायद पर हैं, और मज़ार कायद पर भी सेलिब्रेशन हो रही है इस वक्त। सही, बिल्कुल इस वक्त वो सेलिब्रेशन मरकज़ी तकरीब शुरू होने वाली होगी या जारी होगा, या मतलब इस तरह की सूरत हाल है। 10 बजे उसका टाइम था। तो ये अच्छा, अब आज एक और भी अहम दिन है इस हवाले से कि सिंध असम्बली में एक मुत्तफ़िका करारदाद लाई जा रही है। बिल्कुल, आज से पहर को असम्बली का इजलास है, जिसमेम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए और जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस है उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदादें पहले ही पीपल्स पार्टी और MQM ने जमा करा रखी हैं, लेकिन एक करारदाद आएगी जिसमें सब बोलेंगे। यकीनन इस पे तो किसी का इख्तलाफ होगा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मुत्तफ़िका करारदाद होगी जो आज असम्बली से मंजूर होगी। आज असम्बली से जो है मंजूर होगी। हम आपको ना साथ साथ ये फुटेजेस भी दिखा रहे हैं। ये फुटेजेस अगर प्रोमिनेंट करके दिखाएं तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से जो है वो कल जश्न मनाया गया, किस तरीके से जो है वो सेलिब्रेशन की गई। तो ये फुटेजेस जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये फुटेजेस, ये मनाजिर जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये फायर वर्क्स किए गए हैं। और ये आजिज़ भाई ये फायर वर्क्स जो हैं ये CVU पर किए जा रहे थे, ये जो फायर वर्क्स किए जा रहे हैं यहाँ पर, उनका जो जलसा था उस पर फिर आखिर में फायर वर्क किया गया। और जाहिर है मैंने कहा ये सेलिब्रेशंस के अंदाज होते हैं। बिल्कुल, ये सिंगिंग, ये CVU के ऊपर ये जो है वो रैली हो रही है। इसमें आपको मिनिस्टर्स नजर आ रहे हैं, 4-5 वुज़रा इसमें, नासिर हुसैन शाह, जुल्फ़िकार शाह, वज़ीर आला सिंध थे, सईद गनी थे, ये सारे लोग थे। जैसे फनकार आपने देखा कि लोकल फनकार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो फनकारों को परफॉर्म करते हुए देखा हमने। कश्मीरी ज़बान में एक गुलकारा ने कश्मीर की आज़ादी की बात की अपने फन में। वज़ीर आला सिंध ने, वज़ीर आला सिंध भी आई थिंक इसी सेलिब्रेशन में वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला सिंध कल से लेके तकरीबन हर इवेंट में होते हैं। अभी उन्होंने बताया कि आज वो जाएंगे मलीर कैंट में, शुदा की यादगार पे भी जाएंगे वो। तो ये सारे जो तकारीब थी वो बहरहाल एक मेरा ख्याल है कि हमारे फतेह की अलामत है। बिल्कुल, हमारी फतह की अलामत है। बिल्कुल, हम फाते हैं। चलिए जी, इस हवाले से जो है वो हमारा एक पैकेज भी है आजिज़ भाई का, वो हम आपके साथ में शेयर करते दिखाते हैं, और फिर उस के बाद जो है उस पैकेज के ऊपर हम करेंगे बात। तो लेट्स हैव ऑपरेशन बनियान और मरसूस की कामयाबी, मोदी के दांत खट्टे करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन, निशाने पाकिस्तान पर जियालों का जश्न, मौसीकी का भी तड़का लगाया गया।
पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, हमारे मुसल्लह अफवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो मुल्क की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार हैं और दुश्मन कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारी फौज ने मोदी को दिन में तारे दिखाए, पाकिस्तान को सुरखरू किया, पाकिस्तानी कौम को सुरखरू किया, हमारी अफवाज को सुरखरू किया और उस गुजरात के कसाई को और उसके साथ जो काफिरों की फौज थी उनको हमारी अफवाज ने दिन में तारे दिखाए। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम को मुत्तहद किया। उम्मीद है कि गुजरात का कसाई सोचेगा भी नहीं। पाकिस्तान की कौम हमेशा सुरखरू होगी और मुझे पक्का यकीन है कि कुछ घंटों की पिटाई के बाद अब भारत वाले, भारत की फौज और वो गुजरात का कसाई कभी सोचेगा भी नहीं पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। इस मौके पर सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि हमारी अफवाज ने साबित कर दिया है कि मुल्क महफूज हाथों में है। आज पता चलना चाहिए मोदी को कि पूरे मुल्क में पूरी कौम निकली है तुम्हारी जिल्लत की खुशियां मनाने। पाकिस्तान जश्न तशक्कुर जलसे में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, जुल्फिकार अली शाह, तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल, पीपी रहनुमा इकबाल सांड, रियाज बलोच और दीगर ने भी शिरकत की। जलसे में पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली और टाउन चेयरमैन भी शरीक हुए। जलसे के इख्तिताम पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। कैमरामैन फराज के साथ आजिज जमाली, कराची। आजिज़ भाई, ज़बरदस्त ये मनाजिर हैं और जिस तरह के ये मनाजिर हैं और जिस तरह का ये ओवरऑल पाकिस्तानियों की जानिब से जो है ना कहना चाहिए कि एक पूरी दुनिया को हिला देने वाली यूनिटी सामने आई है। अच्छा, आप देखें कोई भी पॉलिटिशियन उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो हुब्बुल वतनी के जज्बे से जो है ना वो सरशार है इस वक्त। और अगर आप देखें, आप भी कई ऐसे जो है वो लोगों को जानते होंगे जो आपको आके ये कहते होंगे जी देखें जी भारत में कितना क्योस क्रिएट हुआ है, देखिए जी भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। यानी आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर इंसान जो है ना वो इस मामले में स्ट्रेस फ्री है कि हमारे साथ हमारी पाक अफवाज है और हमारा डिफेंस जो है, हमारा दिफा जो है वो कितना मजबूत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कंपैरिजन में इंडियन अवाम को देखें या उनके जर्नलिस्ट को आप देखें, वो डरे हुए हैं। मतलब उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आया हुआ है कि जी उनको ज़बरदस्ती अपनी कंट्री के लिए बात करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर हर बंदे को सिर्फ एक मौका चाहिए कि जी उसने इंडिया पाकिस्तान पर बात करनी है। वो आपके साथ घंटों बैठ के बात करेगा, वो घंटों बैठ के नारे लगाएगा, वो घंटों बैठ के आपके साथ रो लेगा। किसी को गाना गाना आता है, नहीं आता वो आपको मिली नगमा गाता हुआ नजर आएगा मेरी तरह। किसी को अगर रोना आता है या नहीं आता, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए उसके ज़रूर आंसू निकलेंगे। तो आप देखें ये जज्बा जो है ना वो हमारा एक ऐसा जज्बा है कि ये इस जज्बे को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। इस जज्बे के ऊपर तो अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट तक लिख दी कि भाई पाकिस्तानी अवाम का जो जज्बा है दैट्स अनबिलीवेबल और वहाँ की जो अवाम जिस तरह से यूनाइटेड हुए हैं, सो यू नो दैट मैटर्स अ लॉट। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आज मेनली क्या तकरीबात होने जा रही हैं और आपने भी हमें बताना है कि आप किस तरीके से जो है वो आज का दिन सेलिब्रेट करना है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, जिस तरीके से आज यौम तशक्कुर का दिन है और मार्का हक जो है इसको कहा गया है, वहीं उसके हवाले से भी हम कई सारी बातें कर रहे हैं। आपको वो कलर्स भी दिखा रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त कलर्स हैं हमारे लोगों के, कि उन्होंने किस तरीके से ये जो है सेलिब्रेशन किए। वहीं साथ साथ खबरें भी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का जो फैसला है वो सामने आ गया है। डीजल की कीमत में भाई कमी का ऐलान हो गया है, मतलब दैट्स ओके, दैट्स ग्रेट। वफाकी हुकूमत ने अवाम को जुज़वी रिलीफ देते हुए पेट्रोल की जो कीमत है उसमें कोई तब्दीली ना करने का फैसला किया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर जो है वो कमी कर दी गई है। अच्छा जी, वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत को 252 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रखने का जो है फैसला किया गया है। तो जनाब ये तो है पेट्रोल की कीमतें जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ साथ साथ जो है वो आपके साथ में सिटी अपडेट्स जो है वो भी मैं शामिल करती जाती हूँ। उसमें सोने की जो कीमतें हैं उसके वाले से बात कर लेते हैं कि भाई सोने की जो कीमत है उसमें बड़ी कमी हो गई है और आलमी मार्केट में सोना $67 सस्ता होकर $3168 फ़ी
प्रति औंस तक गिर गया है। 1 तोला सोना 6,700 रुपये सस्ता होकर 3,35,200 रुपये पर आ गया है और 10 ग्राम सोना जो है वो 5,745 रुपये सस्ता होकर 2,87,379 रुपये पर आ गया है। 1 तोला चांदी जो है वो 105 रुपये सस्ती होकर 3,377 रुपये पर आ गई है। अच्छा जी, तो ये तो कुछ सिटी अपडेट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। इसके अलावा भाई जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का यौम तशक्कुर के जलसे से उन्होंने ख़िताब किया है और उसके कुछ मनाजिर जो हैं वो मैंने आपको दिखाए भी कि किस तरीके से वो मनाजिर थे और किस तरीके से वो सारा कुछ जो है वो गो थ्रू किया जा रहा था। वहीं पर आजिज़ भाई, आज दिन भर क्या एक्टिविटीज़ हैं? सिंध असम्बली में जो है वो इजलास है और मज़ीद शाम में क्या तकरीबात हैं और क्या कुछ है, ज़रा थोड़ा सा बताइए। जी, वैसे तो देखें, हम तो सिर्फ उन सरकारी तकरीबात की बात कर रहे हैं। अवामी सतह पे भी बहुत सारी तकरीबात हो रही हैं। मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी की तंजीमें छोटी मोटी अपने अपने तौर पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मुख्तलिफ जमातें रैलियाँ वगैरह निकाल रही हैं। लेकिन बड़ा आज जो इवेंट है वो इस वक्त मज़ार कायद पर है। इसमें गवर्नर सिंध भी हैं और MQM के तमाम अरकान असम्बली उसमें शरीक हैं। अपोजिशन लीडर भी उसमें शरीक है। ये थोड़ी देर कबल कोर कमांडर ने भी वहाँ पर हाज़िरी दी है मज़ार कायद पर। सही। तो ये जो है इस तरह वज़ीर आला की और मसरूफ़ियात हैं आज के दिन में। वो कुछ ऐसी मसरूफ़ियात होती हैं जो हम TV पे बता भी नहीं सकते। ज़ाहिर है कि जैसे कल के हम इवेंट में थे तो ज़ाहिर है कि वही मैं फिर वही बात करूँगा कि हमारा मीडिया कितना ज़िम्मेदार है। हमें जब कहा जाता है कि एक डिसिप्लिन में रहना है, जैसे कल जो तकरीब थी होटल में उसमें बहुत सारे फोर्सेस के अहम लोग शरीक थे। लेकिन हमें एक गाइडलाइन बताई गई कि भाई ये आपके कैमरा को इस लेवल तक जाना है, इस लेवल तक नहीं जाना है। तो हमने बिल्कुल उस पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जिस लेवल तक हमें जाना था हमने लाइव दिखा दिया। जिस लेवल तक नहीं जाना, क्योंकि हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि सिक्योरिटी इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के भाई मसाइल होते हैं और उसका हमसे ज़्यादा सिक्योरिटी के लोग जानते हैं। हम और आप नहीं जानते। वो जब हमें कोई गाइडलाइन फराहम करते हैं तो हमारा मीडिया स्ट्रिक्टली उस पर खड़ा होता है। लेकिन इंडियन मीडिया की आप थोड़ी देर कबल जिस तरह बात कर रही थी, उन्होंने तो लाहौर में बंदरगाह तबाह कर दिया था। लाहौर में बंदरगाह कहाँ से आया? लाहौर में बंदरगाह। अच्छा, लाहौर में बंदरगाह तबाह कर दी, समंदर आ गए लाहौर में, और पता नहीं कराची में 11 एयरपोर्ट्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू नो वी हैव 11 एयरपोर्ट्स इन कराची, और पता नहीं क्या क्या, मतलब जिसको कहना चाहिए ना बकवास। अच्छा, ये जो बकवास मैंने वर्ड यूज़ किया ना, ये मैंने नहीं किया, ये क्रिस्टन फेयर जो है ना उन्होंने भी वर्ड यूज़ किया। ये एक जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बात करती हैं। लेकिन जब करण थापर ने इनसे इंटरव्यू किया ना, और उन्होंने भी जब इस बात को इंश्योर किया, उन्होंने भी इस बात के बारे में जब बताया कि भाई पाकिस्तान की जो डेटरेंस है, पाकिस्तान की जो डोमिनेंस है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने फ़ाइट किया है, दैट्स कमेंडेबल। तो सोचें कि जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान मुखालिफ बात करती रही हूँ, और इस टाइम पर वो कहते हैं ना तारीफ़ वो जो दुश्मन भी करे, और इस टाइम पर आकर जो है वो पाकिस्तान के बारे में वो उन्होंने सच की बात की, हक की बात की, तो आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में इंडिया में तो एक जलजला सा था कि भाई ये तो वो थी जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करती। लेकिन यहाँ पर भी, क्योंकि वो क्या करें, देखिए आप बीइंग अ जर्नलिस्ट फैक्ट्स को चैलेंज नहीं कर सकते ना, आप कितना भी हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करें, मगर कैसे पेश कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो हकाइक दिखा रहा है वो तो डिफरेंट है ना। तो ये सिर्फ आप ही नहीं कह रहे, मैं ही नहीं कह रही, अब तो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी यही बात कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया बकवास। इसमें बहुत बड़ी ताकत इनको थी, घमंड था, जो सभी बोल रहे हैं राफेल तैयारों पे। पहले ही अटैक में हमने, हमारी अफवाज ने, हमारी फिजाइया ने जब राफेल तैयारे गिराए, पूरी दुनिया हिल गई। वज़ीर आला सिंध ने कल एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इंडिया को इस बात का घमंड था कि हमारे पास तैयारे बड़े मजबूत हैं। लेकिन भाई उन तैयारों को चलाने के लिए मजबूत दिल भी तो चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। सिर्फ वो तो तैयारा तो एक मशीन होती है, उसको तो और कुछ नहीं होता, लेकिन अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए एक बहादुरी भी तो चाहिए होती है। सही, जो हमारे नौजवानों ने, हमारे फिजाइया ने दिखाया कि किस तरह, और ख़ास तौर पे फिर 10 मई तो अब एक तारीख बन गई ना। 10 मई तक जो इंडियन मीडिया पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, 10 मई को आके सभी टूस हो गए। 10 मई को जब पाक फिजाइया ने अटैक्स किए 20-26 मकामात पे, तो उसके बाद अब तो मैंने आपके इस प्रोग्राम में कहा था ना कि अब लोग मोदी के खिलाफ उठ खड़ेंगे, वो सूरत हाल बन रही है। अब इंडिया में ये सूरत हाल बन रही है कि मोदी के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं।
तो ये बढ़ेगी मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ की अपोजिशन ने बड़ा घेरा किया हुआ है नरेंद्र मोदी का, और वो कह रहे हैं कि भाई अब हिसाब दो, अब तो डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पे भी बात होगी। हाँ बिल्कुल, हाँ वो कह रहे हैं कि मैं इनफैक्ट ये भी हुआ है आजिज़ भाई कि जिस तरह से हम खबरें देख रहे होते हैं, इंडिया अब जो है वो इस तजब्बुब का भी शिकार है। इंडियन अवाम में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो अमेरिका है उसके लिए भी अब नफरत पाई जाती है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि क्यों हमने ट्रंप के कहने पे, क्यों हमने इंडिया ने जो है वो ट्रंप के कहने पे जो है वो ये सीज़ फायर किया, और वो अपनी जो सरकार है यानी कि जो मोदी सरकार है उससे जवाब तलब कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान ने न सिर्फ मौसर जवाब दिया बल्कि उनके इंडिया के अंदर जो उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको भी बेनकाब कर दिया कि जी दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली। वो तो अपनी असेंबली में नहीं बैठ पा रहे मोदी जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इंडिया ने अमेरिका को मिन्नत की थी कि सीज फायर करवाए, बिल्कुल, यानी हाँ बिल्कुल। ट्रंप ने खुद कहा है कि या जो सेक्रेटरी खारजा है अमेरिकन के, उन्होंने बट उनकी जो आवाम है ना, वो उनकी आवाम को जो इंडियन मीडिया ने और उनकी मोदी सरकार ने जो परसेप्शन दिया है वो ये, पहला परसेप्शन तो उन्होंने ये दिया जी पाकिस्तान ने कॉल की, फिर दूसरा परसेप्शन जब उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा जी ट्रंप बीच में इन्वॉल्व हुआ। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये थी कि खुद इंडिया जो था, खुद मोदी सरकार जो थी उन्होंने कहा, और फ्राइडे से ही जो जेडी वेंस थे वो इस मामले में जो है वो बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और वो बता रहे थे कि उनको बार बार तंबी कर रहे थे कि अब पाकिस्तान पीछे नहीं हटने वाला। बड़ी सबूत उनकी जो मिलती तर्जमान थी उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम तो पीछे हटने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान। बिल्कुल। अब वो बेचारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया में वो भी अभी तनकीद का निशाना है। पाकिस्तान इंडिया की जो बीजेपी है या वहाँ के जो इंतहा पसंद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको सोफिया कुरैशी को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसने बात की तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी मौजू पे जो है वो हमें ज्वाइन किया है मेराज भाई ने। मेराज भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज पूरे पाकिस्तान में जो है वो मार्का हक यानी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। ओवरऑल 3 दिन से इसकी सेलिब्रेशन जारी है। तो वही बात हो रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिस तरीके से जो है वो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि अभी इंडिया में जो इस वक्त सिचुएशन है वो क्या सिचुएशन है? क्योंकि इंडिया में जो है वो अब उनकी अपनी जो ऑफिसर हैं जिनका जिक्र किया आजिज़ भाई ने, सूफिया कुरैशी का, उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अब उनको साइड लाइन कर दिया गया है। बल्कि हमारे यहाँ से एक बड़े मशहूर जो हैं जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा प्रॉपर आर्टिकल लिखा है और उन्होंने यही कहा कि जी वो जो सूफिया कुरैशी थी उनको साइड लाइन कर दिया गया है, और वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, और ये वही हैं जिन्होंने आके वो जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो मोदी की गवर्नमेंट थी सो कॉल्ड वो ये बताना चाह रही थी कि जी देखें हमारे मुल्क में तो अक़लियतें बराबर हैं, तो हमने तो जिनको इस ऑपरेशन में आगे रखा है वो तो एक मुसलमान है एंड ऑल। उनके ऊपर अब इंडिया के अंदर से तनकीदें हो रही हैं। उनके अपने मिनिस्टर ने तनकीद की है कि जी देखें ये तो इस तरह से हैं और ये तो इन्होंने ये इनका जो है वो बैकग्राउंड है और मोदी ने इनको इसलिए रखा है। उन्होंने सर्टन काइंड ऑफ वर्ड्स कहे हैं जिसको मैं हज़फ कर रही हूँ, मैं कह नहीं रही, लेकिन उन्होंने उस हवाले से उनके खिलाफ बातें की, तो अपनी ही ऑफिसर के खिलाफ बातें की। फिर वो जो सिख ऑफिसर था उसको उनके जूनियर जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो है वो थ्रेटन किया, वो 4 गिरफ्तार हो गए। तो ये सारा कुछ चल रहा है मेराज भाई जी। अब सबसे पहले तो भाई देखें तशक्कुर तो बिल्कुल मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी, इज़्ज़त दी हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को, हमारी अफवाज को, जिन्होंने मर्दाना बार सारे सूरत को देखा और मुकाबला भी किया। अच्छा दूसरी बात देखिए, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सूरत हाल है। मतलब जब आप सामने पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो अब आप आपस में लड़ना शुरू हो गए कि भाई इसकी गलती थी, इसकी गलती थी, इसकी गलती थी। होता है ना, 4 बच्चे अगर खेल रहे हैं, कोई गलती हो गई, शीशा टूट गया उनसे, तो सब एक दूसरे पे डाल रहे होते हैं। तो अभी जो इंडिया में सूरत हाल चल रही है वो कुछ ऐसी ही है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तय्युन नहीं हो पा रहा कि हुआ किसकी वजह से, हालांकि सारी बात बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है बिल्कुल कि भाई आपकी अपनी गलती थी, मोदी की गलती थी, ठीक है। जंगी जुनून में कौन मुब्तला था? मोदी साहब मुब्तला थे, ठीक है ना। उन्होंने पाकिस्तान जैसे मुल्क को ललकारा, समझाया गया उनको कि भाई थोड़ा संभल के, लेकिन पता नहीं उनके जहन में क्या समाया हुआ था और उन्होंने ये फैसला लिया, और उसके बाद उनको यके बाद दीगरे जो है इतनी मतलब नुकसानात से भी दो चार होना पड़ा। उसके बाद जो उनकी इज़्ज़त अफजाई हुई, इज़्ज़त अफजाई कहूँगा मैं तंजन, ठीक है ना, वो हुई। अब उसके बाद अगर ये सूफिया कुरैशी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो ठीक है, वो उनकी जाहिर सी बात है एम्प्लॉय हैं, तो वो लगा सकते हैं। वहाँ हैं इंतहा पसंद लोग,
सही ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि हम तो अमन पसंद लोग हैं, हाँ वहाँ इंतहा पसंद। वो उनको किसी तरह से ये हजम नहीं हो पा रहा कि ये हुआ क्या है, पूरी दुनिया में जलील होकर रह गए, सही, ठीक है ना, और नुकसान भी इतना सारा उठा लिया, फिर अमेरिका की मिन्नतें भी कर ली कि जी आ जाओ बीच में पड़ो पापा, आके इस मामले को संभालें। सही। तो अभी सारी सूरत तो दुनिया देख रही है, लोग रोटी खाते हैं, हाँ ठीक है ना, बच्चा कोई भी नहीं है, हाँ। सब समझते हैं कि हो क्या रहा है। जिस तरह से इन्होंने अपने जो मीडिया को बिल्कुल बेलगाम छोड़ दिया था, इंडियन मीडिया को, उसमें इस कदर झूठ, एक तो वहाँ ये मतलब इनको बेइज्जती उठानी पड़ी अपनी, दूसरा अब ये इंटरनल अपने मामलात में उलझ गए कि भाई गलती किसकी थी, किसने क्या कह दिया, किससे हमारी बेइज्जती हो गई। ये इस चीज़ को, जैसे कल भी आपने ये बात कही थी ना कि ये इस चीज़ को नहीं देख रहे कि हमारा क्या नुकसान हुआ, हाँ। ये इस चीज़ को देख रहे कि हमारा तो एक रुपए का नुकसान हो गया, हाँ। लेकिन हमने उनका भी 4 आने का नुकसान किया है। इसके ऊपर ये खुश हो रहे हैं ना, इस पर खुश हो रहे हैं। ये इनकी थॉट है। मतलब बात वही ना कि आप किसी को नीचा गिराने के लिए खुद इतना नीचा गिर जाएं कि आप खुद कहीं के नहीं रहे। भाई जिसको आप गिराना चाहते हैं उसके साथ तो ऑब्वियसली अल्लाह है, उसके साथ तो ऑब्वियसली। अब आप सोचें ना कि पाकिस्तान को ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए किसी भी हद तक जाता है इंडिया, और फिर उसके बाद देखें कि आप जब मुंह की खानी पड़ती है तो बात वही आ जाती है कि जो ट्रूथ है ना, जो सच्चाई है, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है और आप उसको कम्पिटिट नहीं कर सकते। मतलब आप सच्चाई के खिलाफ बयानियाँ घड़ सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई की ताकत को ना ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे ऐसे शख्स से जिसने जो है वो जिस तरीके से जॉब की और जिस तरीके से जो है वो अपनी ही जॉब को एक नया एंगल दिया, और ये किस तरह दिया, तो इस हवाले से जो है वो हम आपको मिलवाएंगे उस शख्स से। अब हमारे साथ हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो मौजूद थे, आजिज़ भाई और महराज भाई, आप दोनों का शुक्रिया। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मिलिएगा इस पाकिस्तानी से जिसने मेहनत की और आगे बढ़ा। वेलकम बैक। तो जनाब आपको मिलवाते हैं बिलाल अहमद वकारुल हमीद साहब से, जो कि एक फूड पांडा राइडर हैं और इन्होंने जो है कई कामयाबियां समेटी हैं, और ये एक ऐसे पाकिस्तानी और ऐसे टैलेंटेड, ऐसे ज़बरदस्त इन्होंने वर्क हार्ड किया है कि अपनी इस जॉब को जो है इन्होंने नए पैराहे में दाखिल कर दिया है, उसके नए पैरामीटर्स जो हैं वो सामने आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकार भाई, ज़रा थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कब से स्टार्ट किया, और बहुत सारे लोग जो हैं जो आपकी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस बारे में कई बात भी करते हैं कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत है और जो है ना वो कई सारी जो है वो इसके अंदर परेशानियां होती हैं। और जैसे आई सेड इन माई इंट्रो के जो हमारे बिलाल भाई हैं वो जो है उन्होंने बड़ी कामयाबी से जो है ये तमाम तर चीज़ें हासिल की। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएँ। बस मैं 2019 में ज्वाइन किया था मैंने फूड पांडा, और एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन किया था। मैं उस वक्त कुछ और काम करता था, तो पार्ट टाइम ज्वाइन किया था मैंने कि मैं अपनी कुछ इनकम बढ़ा सकूं और कुछ फ़ायदा उठा सकूं, क्योंकि उन दिनों फूड पांडा न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ राइडिंग फील्ड में ना। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे मज़ा आने लगा, तो मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, कुछ घंटे में काम करता था। तो आगे जाके फिर मैंने इसको परमानेंट बना लिया। तो बस मुझे एंजॉय कर रहा था मैं, तो मुझे फ़ायदा हो रहा था, तो मैं कंटिन्यू करता गया। आज माशाल्लाह 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। इसमें जो आपने अचीवमेंट हासिल की, थोड़ा सा मज़ीद इसको एलेबरेट करें। कैसे स्टार्ट किया, कितनी मेहनत की, किस तरीके से ये मुकाम हासिल किया, और लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं, तो वो कैसे आपने अचीव किया? क्योंकि बिलाल भाई इशू तो यही है ना कि इस काम को जब देखते हैं ना तो लोग कहते हैं इसमें बहुत मेहनत है, इसमें शायद पैसे कम हैं, अचीवमेंट्स जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हैं और बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा सा जो लोग आपको देख रहे हैं, जिनके लिए आप इंस्पिरेशन है, उस हवाले से बताएं। शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुश्किलात हुई थी मुझे। अच्छा। जाहिर सी बात है, न्यू कोई भी बंदा काम करता है उसको परेशानियाँ होती हैं। सही। मगर आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे मैं इम्प्रूव करता गया काम में। और काम भी बढ़ता गया। पहले काम कम था, फूड पांडा न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था, तो काम वक्तन फ़वक्तन बढ़ता गया, तो हमारी डिलीवरीज बढ़ती रही। अच्छा। डिलीवरी बढ़ती रही तो हमारी जाहिर सी बात है अर्निंग बढ़ती गई। तो उस तरह थोड़ा टाइम लगा, और मगर फिर सेट हो गए, तो बिल्कुल अब फ्लुएंट हो गए। अब अल्लाह का शुक्र है, ऑल ओवर कराची काम करते हैं। पहले एक जगह काम शुरू किया था तो उस एरिया का भी मुझे सही से पता नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते इन्हांस हो गया, काम हमारे अंदर बस गया, तो आसानी हो गई। फिर सही, थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा, फिर ये बताएं कि आपको कोई अपनी इस पूरे ओवरऑल 7 ईयर्स आपने इस फील्ड को दिए,
जब आपने स्टार्ट किया था तो कितने लोग थे आपके साथ और कितने लोग इसमें आते थे, आना पसंद करते थे इस फील्ड में, और अब जो है वो करंट क्या सिचुएशन है? जिन दिनों मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त जोन हमारे बहुत छोटे होते थे, क्योंकि उस वक्त रेडियस बहुत कम होते थे जोन्स के ना। तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने जैसे बात अपना बिजनेस ग्रो किया, तो एक्सपेंड किया, तो उन्होंने रेस्टोरेंट्स उनके बढ़ गए। जोन्स छोटे थे, लड़के भी कम होते थे हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्तियाँ बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है फिर हम लोगों ने दूसरे लोगों को रेफ़र करना शुरू कर दिया कि यार आओ, बड़ा मज़ा है और अच्छी अर्निंग है, और अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइम बंदा यूज़ करता है, अपने हिसाब से बंदा काम करता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि आपने इस टाइम काम करना है, आप अपने हिसाब से अपना एरिया चूज़ करते हैं, अपना टाइम चूज़ करते हैं। ये इसकी सबसे मेजर कामयाबी का राज है फूड पांडा का। सही, ये चीज़ सही। अच्छा, तो अभी क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? अभी जितने लोग आते हैं वो क्या कहते हैं आपसे, क्या शेयर करते हैं? अभी कुछ न्यू राइडर्स आते हैं, वो थोड़ा परेशान होते हैं, तो जाहिर सी बात है पहले जैसा आसान जोन नहीं है, मगर अगर वो सीनियर्स की मदद हासिल कर लें तो उनको गाइड कर दिया जाता है कि यार ये आसान आपके लिए किस तरह होगा, डायरेक्ट आप एक मुश्किल काम में उतरेंगे, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, मगर हम उनको गाइड कर देते हैं अगर वो हमसे हेल्प मांगते हैं तो अब पहले तो इतने हेल्प करने वाले कोई नहीं थे, हमने तो खुद ही सीखा है। इवन के मुझे तो एप्लीकेशन भी रन करना नहीं आती थी इवन शुरू के दिनों में, तो मैं करके खुद ही ट्रेंड हो गया। कुछ मुश्किलात उठाई, मगर अब तो सब कुछ आसान हो गया। अब तो ऑनबोर्डिंग बहुत आसान हो गई है। जब भी राइडर ऑनबोर्ड होता है तो उसको बाकायदा ट्रेन किया जाता है, एप्लीकेशन सिखाई जाती है, वेंडर्स और कस्टमर से बात करने का तरीका सिखाया जाता है, तो कि आपने डील किस तरह करना है। पहले ऐसा नहीं था, मगर अच्छा, अब बहुत तो आसान पहले हो गया। जब ऐसा नहीं था तो आपने कैसे मैनेज किया बिलाल भाई? बस करते करते हम सीखते गए, जब करते करते सीखते गए तो हमने कुछ गलतियां भी करी। अच्छा। वहाँ फिर हमने कंपनी से मदद भी ली, क्योंकि अब डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, तो हम राब्ता करते हैं कि ये मुश्किलात आ रही हैं, तो वो हमें गाइड करते जाते हैं। फिर एप्लीकेशन में हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं, जहाँ हम गलती करते हैं हम मदद मांगते हैं। सही। तो मगर अब सब चीज़ प्लान्ड होती है और सब चीज़ें ट्रेंड होकर लड़का उतरता है। ट्रेन। अच्छा बिलाल भाई, मैंने देखा यूजुअली एक तो हमारे जो लोग फूड पांडा करते हैं वो भी एक्सपर्ट नहीं होते, और फिर फूड पांडा के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो काम कर रहे होते हैं वो भी न्यूली उन्होंने ज्वाइन किया होता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है क्लाइंट के और जो राइडर होता है उसके दरमियान। सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो लोकेशन का होता है या दीगर चीज़ों का होता है, वो चैलेंजेस होते हैं वो आपके लिए ना, कि आपको किसी ने गलत लोकेशन दे दी है, फिर उसके बाद आप वहाँ पर पहुँचे हैं। अब आप, क्योंकि आपका काम है फूड डिलीवरी का, तो वो लोगों को गर्म भी चाहिए, फ्रेश भी चाहिए। अब फिर वो आप कैसे वो मैनेज करते हैं जब आपको लगता है कि नहीं भाई ये जो है वो अब मैं गलत लोकेशन पर आ गया हूँ और इतनी सारी मेरे पास जो है वो इनके मील्स हैं, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं वहां जाऊंगा और फिर मैं मैनेज करूंगा, और आपका जो फ्यूल कंजम्पशन होता है वो अलग होता है, तो वो किस तरह आप मैनेज करते हैं? ये फिर हम लोग अब इतने आदी हो चुके हैं कि कस्टमर्स को डील कर लेते हैं अच्छी तरीके से, वो इतना प्रैक्टिस हो चुकी है हमें कर करके कि कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर कहता है वो यार गलती हो गई, मैंने तो ऑफिस के एड्रेस पे ऑर्डर कर दिया और मैं तो अभी रात का टाइम में तो घर पे हूँ और मुझे आपने तो DHA आना पड़ेगा। तो फिर हम उनसे पर्सनल प्यार और से डील करते हैं। ये या तो अगर हम नहीं कर पाते तो हम डिस्पैच टीम से रब्ता करते हैं अपनी, वो ऑर्डर को कैंसिल करती हैं, या फिर लोकेशन हमारी उठा के वहाँ डालती है जिसकी हमें एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है, या फिर हम कस्टमर से भी डील कर लेते हैं। कस्टमर कहता है यार आप आ जाओ, मैंने पेमेंट करी हुई है, आप आ जाओ, मैं आपका ख्याल करूँगा। तो इस तरह भी होता है, तो मैनेज कर लेते हैं उसको, मैनेज कर लेते हैं अगर करना चाहें तो। अगर करना चाहें मुश्किलात होती हैं, कभी कभी घबराहट होती है कि यार मैंने गलत कर दिया, मगर ये है कि ज़रूरी भी होता है। अच्छा, अगर आप लोगों की तरफ से कोई गलत लोकेशन पर चला जाए तो आप लोग फिर क्या करते हैं? क्योंकि जब देखिए क्लाइंट ने, अगर आपको कस्टमर ने आपको गलत लोकेशन दिया ना, तो चले ठीक है, उसको पता होता है कि ये मेरी वजह से हुआ। बट अगर आप लोग की तरफ से ऐसा हो जाए तो कोई ऐसा मोमेंट फिर आप क्या करते हो उस टाइम पे? कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है अंदर से, टेंशन होती है, परेशानी होती है, आता है, मगर ये है कि फिर मैनेज करना पड़ता है, कस्टमर को खुश करना है। हाँ, कस्टमर को खुश नहीं करेंगे तो कस्टमर खराब। अच्छा, हम बहुत सारे ऐसे जो हैं वो कमर्शियल्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, व्हाटएवर द ब्रांड, एंड उसके बाद जो राइडर है उसने 1 से 10 मिनट में जो है वो गए जू 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 करके और उन्होंने फौरन से उनको कहा जी आपका पिज़्ज़ा आ गया। ये रियलिटी में होता है? हाँ, ये होता है। कस्टमर कहते हैं यार मैंने अभी तो ऑर्डर किया था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अच्छा, क्या ये सीरियसली ये होता है? वाकई में बिल्कुल होता है। अच्छा, समटाइम्स तो ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं तो रेस्टोरेंट पे ऑर्डर रेडी रखा हुआ होता है और वो फिर कस्टमर परेशान होता है, यार मैंने अभी तो ऑर्डर किया था, इतनी जल्दी पिज़्ज़ा को बेक होने में 10 से 15 मिनट तो लगते हैं, तो आप ये लेके कैसे आ गए? मगर अब जाहिर सी बात है, हमने कहा होता है, हमने तो हम कस्टमर को हैंडल इस तरह करते हैं कि सर देखें आपने ऑर्डर किया रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट ने इसको कब रेडी किया, कब उसके बाद ऑर्डर असाइंड हुआ, ये हमें नहीं पता। मेरे पास जब असाइंड हुआ मैं
क्विकली उसके पास पहुंचा हूँ और क्विकली आपके पास आ गया हूँ सही एज सुन एज पॉसिबल। सही। अच्छा, वैसे इट हैपेंस, जो बहुत सारे लोग इस तरह की शिकायत भी करते हैं कि लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट मैं मैं इस बात की गवाह हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपना टाइम कैलकुलेशन बनाते और आप कहते कि जी ठीक है मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वट एवर आई हैव ऑर्डर, वो आ जाएगा 1 घंटे तक आ जाएगा ना, बट वो जल्दी आ जाता है। जी जी। एंड अभी तो हमने इसलिए ऑर्डर किया था कि 1 घंटे बाद तक जो है वो एपेटाइट इंक्रीज होगी, बट ये तो बड़ा जल्दी ऑर्डर आ गया। अच्छा, ये बताएं कि समहाउ मजीद जो है इसमें अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताएं कि लोगों के लिए, नौजवानों के लिए जो है वो क्या चांसेस हैं, कितनी अच्छी फील्ड है कि इसमें लोग बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं? जी, इसमें बहुत अच्छी अर्निंग है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें अच्छी अर्निंग है, बस बात यही है कि आपने टाइम ज़्यादा स्पेंड करना होता है अच्छा। ऑन रोड। जितना आप टाइम देंगे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ना मतलब कि इसमें वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं जो फिजिकली और मेंटली फिट हों, क्योंकि बिल्कुल। जाहिर है क्योंकि आपने बहुत बाइक ज़रूरी चलानी होती है, ड्राइव करनी होती है, फिर आपने बहुत सारी चीज़ें टाइम कैलकुलेट करना होता है, माइंड गेम भी बहुत है ना बिल्कुल, इसके अंदर, और फिर कराची का ट्रैफिक एंड ऑल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही लोग जो है ज़रूर इसमें जो है वो अप्लाई करें जो जिनका IQ जो मेंटली बड़ा फिट हैं, या फिर बिल्कुल। उनको रास्ते पता है, या फिर उन्हें पता है कि किस तरह से हाउ टू रीच द क्लाइंट, तो वो फिर वो लोग इसमें आ सकते हैं। 1 लाइन का शॉर्ट मैसेज दे जी, दें लोगों को जो बस ये है कि कमिटमेंट से काम करें, बहुत जल्दी घबरा ना जाएं कि अगर 1-2 दिन मेरे ख़राब चले हाँ, गए हैं हाँ। तो मैं बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो जाऊं हाँ। और मैं मोराल डाउन कर लूं अपना। हाँ। समटाइम्स ऐसा होता है, मगर कुछ दिन बहुत अच्छे भी होते हैं। चलिए जी, आपने मोराल डाउन नहीं करना है, और बिलाल भाई ने आपको जो मैसेज दिया है तो आपने ज़रूर इसको ध्यान में रखना है। अगर आप ये फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिलाल भाई जैसे लोगों की जो ज़िंदगी है, जो इनकी इंस्पिरेशन है, वो आपके सामने है। शो में आप तो एक ब्रेक का हेडलाइंस, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, गर्मियाँ आती हैं और बहुत सारे जो स्किन के इश्यूज़ हैं वो साथ लेके आती हैं, और इसमें होता ये है कि हमें बहुत सारी ऐसी स्किन की डिजीज़ निकल रही होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, जिससे पहले कभी हमने सुनी या देखी नहीं होती है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ लोग जो है ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ लोग जो है ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन शायद हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। कुछ लोग जो है वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि उनको ओवरऑल पता ही नहीं होता कि हाइजीन प्लस एटमॉस्फेयर जो है वो उनके साथ क्या कमाल दिखा रहा है, और समहाउ कुछ इन्फेक्शंस या कुछ जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायरल भी होती हैं। तो ये सब कुछ कैसे होता है और जल्दी अमराज से निकलने के लिए क्या तरीका है और क्या प्रिकॉशंस जो है वो हमें लेनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है गालिब आगा साहब ने। अच्छा जनाब, उसके साथ जो है उनके साथ जो है हमें ज्वाइन किया हुआ है वो डॉक्टर शगुफ्ता बेग ने, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं डॉक्टर शगुफ्ता? जिस तरह से अभी मैंने बात की कि जो है ना, जिस तरीके से भी मैंने बात की कि जल्दी अमराज जो हैं वो होते हैं, और इसके अलावा जो है इसमें बड़ी परेशानी हो रही होती है, तो उस हवाले से ज़रा मुझे बताइए कि किस तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए इस मसले को। ठीक है जी, हर मौसम के ना अपने हिसाब से जो है स्किन प्रॉब्लम्स होते हाँ। हैं। अब जैसे गर्मी है, हॉट ह्यूमिड कंडीशन आपने कहा कि, और कुछ लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है कि काम ऐसा होता है कि उनका गर्मी में है काम और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमें हाइजीन का ख्याल ना समर में और ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि फंगल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। फंगल इन्फेक्शंस हमारे पास आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं कि जिनको फंगल इन्फेक्शंस है, और फिर वो उस फंगल इन्फेक्शन को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करवाते। जब प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कराएंगे आप, ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी तो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर वो उनको ट्रीट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो हमें फ़ौरन नज़र आती हैं कि गर्मी के साथ अगर ऑयली स्किन है किसी की, ऊपर से डाइट भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे, अपनी हाइजीन, पसीना आ रहा है मुंह पे, आपका सीबम सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, तो एक्नी तो वैसे ही आ जाती है। एक्नी को तो आने के लिए वो खैर हर एक्सट्रीम वेदर में आ जाती है। एक्नी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ समर रिलेटेड है, बट ये कि हाँ जिनकी ऑयली स्किन ज़्यादा है और इस तरह का उनका काम है कि गर्मी में ज़्यादा काम है, तो उनके चेहरे पे भी और इवन उनकी बॉडी पे एक्नी आ जाती है। अच्छा, कुछ जो है फंगल इन्फेक्शन पूरी बॉडी में हर जगह हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन ये नहीं किसी स्पेसिफिक एरिया पे हो, स्कैल्प का अलग होता है, आपकी जो है लोअर पार्ट का अलग है, बाकी ओवरऑल बॉडी पे आपको अलग आता है, इवन फेस पे भी फंगल इन्फेक्शन आता है, लेकिन लोग उसको बड़ा मिसट्रीट कर जाते हैं, तो वो चीज़ जो है उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाती है कि वो फंगल इन्फेक्शन की बजाय फिर वो कुछ और लगने लगता है, कि लोग समझते हैं कि पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है कि जो हमें ट्रीट नहीं हो रही, और वो बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो खिंचती चली जाती है। अब हीट रैशेस वगैरह ये सारी चीज़ें, प्रिकली हीट्स हैं, ये तो एक बहुत कॉमन चीज़ है। और हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो पूरी बॉडी पे होते हैं, पूरी बॉडी पे जहाँ जहाँ हेयर फॉलिकल्स होंगे, हल्का सा भी कोई इन्फेक्शन आया, आपकी बॉडी जो है स्किन प्रोन हुई है और आपने उसकी हाइजीन का प्रॉपर्ली ख्याल नहीं रख रहे,
तो उसमें जो है फॉलिकुलाइटिस आने का बहुत चांस होता है कि आपके जो है छोटे छोटे दाने बन जाएंगे जहाँ पे आपके हेयर फॉलिकल हैं उस जगह से, और वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए ये कि टाइमली ट्रीटमेंट और प्रिकॉशनरी मेजर्स सब बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने किस तरह के जो है, अगर आप कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो हमारे पास सोप्स भी अवेलेबल हैं कि आप वो यूज़ करें नहाने के लिए भी, और अपना नहाने का ख्याल करें, और अपने कपड़ों का भी ख़ास तौर पे ख्याल करें कि वो कपड़े जो है फिर उस हिसाब से, मौसम के हिसाब से, कि ताकि बहुत ज़्यादा जो है आपकी स्किन में वो पसीना एक्यूमुलेट ना हो, जमा नहीं होगा, तो आपको ये कि प्रॉब्लम्स भी, स्किन प्रॉब्लम्स भी कम से कम होंगे। सही। गालिब आगा साहब, क्या हल है इन तमाम तर चीज़ों का, और किस तरीके से जो है इस मसले को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि स्किन के जो है बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं, और किसी को रैश हो जाता है, किसी को फंगस, को दाने हो जाते हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मौसम में जो फल बनाया है वो उस मौसम के लिए दवा का काम भी करता है। अच्छा। अगर आज की बात करें तो फ़ालसा है, विटामिन सी है, जो कि स्किन इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ। और अगर हम तरबूज की बात करें, खरबूजे की बात करें, तो वो आपके ओवरऑल हेल्थ में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है, क्योंकि तरबूज में 92% पानी होता है, जो कि आपको हाइड्रेटेड रखता है, और बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि इस मामलात की वजह से आ सकते हैं उसमें बचाव का बायस बनता है। लेकिन हमारे यहाँ जो गलती होती है वो सबसे बड़ी गलती हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन ना करना होती है। एक मर्द की अगर बात करूँ, या किचन में ख़वातीन जो काम कर रही होती हैं, उसूलन उनको चाहिए कि थोड़ा सा पानी अपने ऊपर बहा लें ताकि पसीना आए, या कोई भी इस तरह का काम हो तो 3-4-6 घंटे बाद एक दफ़ा पानी बहा लें, ताकि जो है इन्फेक्शंस को कैरी करने की सलाहियत थोड़ी सी बॉडी में कम हो जाए। हर्बल की अगर बात की जाए तो प्रिकली हीट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के पाउडर्स और क्रीम्स भी। घर में अगर बनाना चाहें तो एलोवेरा जो जेल होता है उसमें छोटा सा टुकड़ा, तकरीबन अगर 50 ग्राम्स एलोवेरा जेल है तो उसमें 2 इंच का टुकड़ा पीपरमिंट का डाल दीजिए, उसको डिज़ोल्व होने दीजिए, तो आपका जो है वो घर में ही एक ऐसा प्रिकली हीट क्रीम बन गई जो कि आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। नंबर 2, नीम का तेल, जिसको हम मार्गोसा ऑयल कहते हैं। नीम का तेल बहुत कॉमन मिल जाता है, खालिस मिल जाता है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारे रीजन में बहुत इजीली मिलता है। लोगों को यहाँ पे एंकल्स में, अंडर आर्म्स या प्राइवेट पार्ट्स में जो है वो इचिंग या इस टाइप के पैचेस पड़ जाते हैं, जो कि बहुत इची भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो नीम का तेल अगर उन जगहों पे लगाया जाए तो एक बहुत बेहतरीन दवा हो सकती है। बट हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप बिला वजह हम कैरी खुद कर रहे होते हैं उन चीज़ों को साफ़ ना करके। सही। अच्छा, ये बताएं कि जो रैशेस होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बाहर पसीने आते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, उसके बाद जब वो आते हैं, उसके बाद आप देखें कि जब वो अब नहा लें, धो लें, जो भी कर लें, लेकिन उनको ना रेड से रैशेस हुए हुए होते हैं। वो किस वजह से हो जाते हैं, और वो उसकी क्या करना चाहिए? क्योंकि वो पसीने में, गर्मी में, उसके बाद स्किन इश्यूज होते हैं, उसके लिए उसकी क्या प्रिकॉशन होती है? इसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। कुछ बच्चों को डस्ट एलर्जी होती है स्किन की, जिसकी वजह से जो है वो जो खेल रहे हैं वो ज़ाहिर है हमारा माहौल इस तरह का है कि सब जिस तरह से अपनी बात की ना, स्किन की डस्ट एलर्जी हो सकती है, मतलब हाँ, थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करें, क्योंकि ये लोगों के लिए हाँ डस्ट रिलेटेड एलर्जी हो सकती है। हम जिस जगह पे खेल रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस हैं, बच्चा गिर रहा है, इवन घास में गिर रहा है, वहाँ पे 10 किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अगर कोई रैश आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक वजह हो सकती है। हाइपर सेंसिटिव होती है कि अगर वो आप ग्रास के ऊपर टच कर रहे हैं या जमीन के ऊपर कहीं टच कर रहे हैं तो इट इफेक्ट्स योर स्किन। क्योंकि ये मेरे साथ जरूरी नहीं है, बट इट कैन, क्योंकि ये मेरे साथ है। मतलब अगर बहुत कोई ऐसी जगह है डॉक्टर शगुफ्ता जहाँ पर जैसे डस्ट है, या मैंने वहाँ पर अपना हाथ अगर रखा हुआ है और वहाँ पर डस्ट है, तो मुझे क्या होता है, उसके थोड़ी देर बाद जो है वो इचिंग शुरू हो जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद इतनी ज्यादा वहाँ पर एलर्जी और इतना वो रेड हो जाएगी, मुझे समझ में नहीं आती। ये मेरे साथ होता है। एलर्जी से ज्यादा ये होता है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। आपको जिस चीज के कॉन्टैक्ट से प्रॉब्लम है ना, चाहे वो आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, इवन आपकी आर्टिफिशियल गोल्ड से भी होता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो किसी भी, उनको अगर उस मेटल से एलर्जी है तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। किसी को फैब्रिक से होती है कि इस फैब्रिक को पहन के उन्हें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इवन ये है कि इसमें जो कलर के डाइज होते हैं वो भी मैटर करते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक कलर का डाई होगा जो आपको नहीं सूट करेगा। तो हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं। तो बेसिकली एलर्जीज एंड प्लस हम उसको कॉन्टाइटिस कह सकते हैं कि उस चीज़ के कॉन्टैक्ट से, और ज़रूरी नहीं है कि आपको उस कॉन्टैक्ट से फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट से हो जाए। क्योंकि कुछ होते हैं जो हमें एक्जिमा जो होते हैं फॉरन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं बेसिकली। कुछ होते हैं जो इमीडिएट रिएक्शन कराते हैं और कुछ होते हैं जो लेट रिएक्शन कराते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट से हो, आप कहेंगे कि पहले भी मैंने पहना था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आज मुझे क्यों हो रहा है प्रॉब्लम।
तो हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन में वो चीज़ डेवलप हो रही है और आप उसको कंटिन्यूसली जब बार बार वो आपके कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो एकदम से एग्रीवेट करके फिर वो आपको शो करेगा। चलिए जी, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम सबा बेटा, मैं निखिल अहमद बात कर रही हूँ कराची से। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हूँ बेटा। Thank you. हमारे आगा साहब आए हुए हैं, हकीम साहब जो हैं, तो जी, जी। मुझे इनसे बात करनी है बेटा, इनसे हमारी बात करा। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी सलाम बेटा, आप कैसे हैं आगा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा, आपके हम टोक के सुनते हैं। तो आज मैंने आज आप कॉल पे आ गए हैं लाइव, तो 021 चैनल के ऊपर, तो हमने कहा आपको बेटा जल्दी से आपसे बात कर ले। आपका शुक्रिया। एक सर, एक तो मुझे आपका नंबर चाहिए, वो हमें दिलवा दीजिएगा। दूसरी ये कि हमारे सर में खुश्की बहुत है। ठीक है। और खुश्की सर में। जी जी ठीक है। उसके बारे में बताएं। जैसे मेरे पैर के ऊपर जैसे वो एक्जिमा टाइप का होता है ना, जिसे दाग कहते हैं, एक वो हुआ। उसके बारे में मेरा जो पोता है उसके मुंह पे दाने बहुत हो गए, 15 साल का है बच्चा। तो सर इसके बारे में बताएं, तो हम आपका प्रोग्राम देखें। नंबर आपको जो है वो कॉल के एंड में वो आपको दे देंगे, वो इशू नहीं है, नंबर मिल जाएगा। बाकी आपके तीनों सवाल का इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जवाब दें। ओके सर, ओके सर, शुक्रिया। चलिए जी आगा भाई। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बात की। ठीक है, डिपेंड करता है, मैं फिर वही कहूँगा, बीमारी या टोटका बताना बहुत आसान है, तशखीस करके दवा तजवीज़ करना एक अलग काम है। टोटके की अगर बात करूँ जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता, हम कॉमनली, मैं कोशिश ये करता हूँ टीवी पे जो भी चीज़ बताऊँ उसका रिएक्शन ना हो। ऑब्वियसली असर कितना होगा मैं इसका गारंटी इसलिए भी नहीं दे सकता चीज़ों की कि वो किसी को साइड इफेक्ट ना दे। उन्नाब एक जड़ी बूटी होती है और एक जड़ी बूटी होती है शहात्रा। ये दोनों प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए यूज़ होती हैं। ये दोनों हम वज़न 3-3 ग्राम 1.5 गिलास पानी में पकाएं और वो रेगुलर बेसिस पे 1 या 1.5 महीना उनको दे दें। कावा बनाएं, छान लें और उसको जो है वो रोज़ाना रात को सोने से पहले दे दें, तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड बेहतर हो जाएगी। इससे जो खून की हिद्दत हमारी ज़बान में कहा जाता है, हिकमत की ज़बान में, खून की हिद्दत या खून की गर्मी जो होती है वो इससे बेहतर हो जाएगी। कुछ लोगों को लिवर की वजह से भी दानों की कैफियत हो रही होती है, तो ये लिवर को भी डिटॉक्स करता है। सही। उनका दूसरा सवाल माजरत में भूल गया, उन्होंने एक तो शायद अपने बच्चे के हवाले से नहीं, उन्होंने वो दांत के हवाले से सवाल किया। नीम का तेल का जिक्र किया, नीम का तेल एक बेहतरीन दवा हो सकती है एक्जिमा के लिए भी और दांत के लिए भी, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका किसी किस्म का कोई रिएक्शन के चांसेस नहीं है। अच्छा जी, डॉक्टर शगुफ्ता, मैं चाहूँगी कि आप भी उनके अच्छा, बेसिकली उन्होंने आई थिंक पहला क्वेश्चन ये था कि बालों में डैंड्रफ बहुत है, तो डैंड्रफ का इशू तो बहुत कॉमन है। उसके लिए हमारे पास कीटोकोनाजोल बेस्ड लोशंस अवेलेबल होते हैं कि जो आप 2 घंटे के लिए लगाएं और फिर उसको वॉश कर लें। सही। और कीटोकोनाजोल के शैम्पूज भी अवेलेबल होते हैं, तो वो यूज़ किए जा सकते हैं। और बाकी उन्होंने कहा कि दाद है और एक्जिमा है, ये बहुत कंफ्यूजिंग लोग कर देते हैं हमेशा। दाद फंगल इन्फेक्शन होता है और एक्जिमा इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, और दोनों की ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होती है। अब इसमें अगर आप फंगल इन्फेक्शन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शॉप्स पे जाके कोई क्रीम ले ली और वो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम दे देते हैं। अगर आप फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड की क्रीम यूज़ करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन की शक्ल बदल के वो एक्जिमा भी बन जाता है एट टाइम्स, कि वो एक्जिमा वाली शक्ल आ जाती है, वो फंगल इन्फेक्शन नहीं रहता। तो इसलिए ये उन्होंने भी बड़ा कंफ्यूजिंग जवाब दिया है। उसमें हमारे पास क्रीम्स अवेलेबल होती हैं कि जो हम कीटोकोनाजोल बेस्ड ही फंगल इन्फेक्शन में क्योंकि उनको फंगल इन्फेक्शन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि साथ में भी डैंड्रफ भी आ रही है, बट एक्जिमा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम उसमें भी। बट ये कि अगर एक्जिमा होता है, मैं कहती हूँ बॉडी को आप मॉइस्चराइज रखें। अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो आप उसको मॉइस्चराइज रखें, क्योंकि बच्चों में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें नेज़ल एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं या उनके पेरेंट्स में वो एलर्जीज़ ज़्यादा होती हैं नाक की या गले की, तो उनके साथ स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं। वो इनहेरिटेड भी होती हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि अगर वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। बट अगर स्किन ड्राई रहती है, एक्जिमा प्रोन स्किन है, तो आप उसको मॉइस्चराइज रखें बहुत अच्छे से। और बालों के लिए तो वो डैंड्रफ के लिए वो चीज़ बालों के लिए तो वो है ही। अच्छा ये बताएं, स्किन के और कौन कौन से ऐसे कॉमन इश्यूज होते हैं जो सबसे ज़्यादा गर्मियों में पॉपअप होते हैं और लोग कॉमन कंप्लेन लेकर आते हैं कि हमें ये देखिए, सबसे ज़्यादा ये तो मैंने प्योरली आपको स्किन बेस्ड बता दी है, लेकिन हमारा जो एस्थेटिक्स में आजकल होता है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर गर्मी है, धूप ज़्यादा है, सन एक्सपोजर है, पिगमेंटेशन आएगी, सही, मिलाजमा आएगी, आपको अपना कलर डल लगेगा कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो हमारा कलर जो है फ्रेश लगे। और उसके लिए फिर हम बहुत सारे प्रोसीजर्स कर रहे हैं आजकल कि हम जो है
मीज़ोथेरेपीज़ हैं, माइक्रो नीडलिंग्स हैं, PRPs हैं। आजकल जो है लोग क्रीम्स वगैरह से ज़्यादा हट के ना इन पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम डेली बेसिस पे क्रीम लगाएं, सुबह एक लगाएं, रात को एक लगाएं, बहुत मुश्किल काम है। तो वो कहते हैं एस्थेटिक्स पे चले जाओ, कि आप ट्रीटमेंट कराओ, 15 दिन पे, महीने पे हमें आप एक पैकेज बना दें, चीज बना दें कि हम क्या ऐसी चीज करा लें। क्योंकि अब ये कि पहले होता था कि सिर्फ फेशियल्स और ये चीजें अवेलेबल होती थी कि लोग जो है सैलून ज्यादा जाते थे। अब मुझे लगता है कि शायद डर्मेटोलॉजिस्ट और जो एस्थेटिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं उनके पास ज्यादा जाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रीटमेंट्स में ये होता है कि लॉन्ग टर्म। कंटिन्यू करते हैं, कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और बहुत अच्छे गेस्ट आप बुलाती हैं, इन्फॉर्मेटिव शो होता है। मेरे आपके दोनों गेस्ट से कुछ सवाल आते हैं। जी जी। साहब से ये सवाल है कि जो बाहर के मुल्क में लोग रहते हैं अक्सर, उनके जो जॉइंट्स हैं हाथ के, वो अगर सुबह के वक्त उठें और वो अकड़े में हो और हल्की हल्की उनमें पेन हो रही हो, तो वो किस वजह से होता है और इसका क्या सोल्यूशन है? और दूसरा, मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपकी डॉक्टर साहिबा बैठी है, उनसे एक सवाल ये है, ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो है वो किस वजह से होता है और उसका क्या इलाज है? चलें जी, ठीक है, ओके। अस्मा ने जो है वो पूछा है कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो है वो किस वजह से होता है, इसका क्या इलाज है, और दूसरा इन्होंने जो पहला क्वेश्चन किया था उसका जो जवाब है वो भी आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो जनाब अस्मा की कॉल थी और अस्मा ने पूछा था कि जी जॉइंट्स जो हैं वो कट जाते हैं सुबह जब सोकर उठती हैं और सेबोरिक डर्मेटाइटिस का उनको इशू है, तो गालिब भाई ज़रा आप बताएं। हमारे जिस्म में एक चीज़ होती है सिनोवियल फ्लूइड, वो बेसिकली जो है वो जब सर्कुलेशन उसकी जब हम सोते हैं तो वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से छोटे जॉइंट्स में जो हड्डियां होती हैं, जिसमें एंकल आ जाता है, जिसमें जॉइंट्स जो छोटे जॉइंट जिसको हम कहते हैं छोटी हड्डियां, उसमें पेन की कैफियत अक्सर उठते हुए होती है और कुछ लोगों को कमर में एक कंप्रेशन वाला दर्द की कैफियत होती है। तो ये जो है वो कॉमन होता जा रहा है। अगर हमारी एज 35 या 40 प्लस हो गई है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए एक रेमेडी अर्ज कर सकता हूँ, इसमें सौंठ है, इसमें दालचीनी है, इसमें सिंघाड़ा खुश्क है। ये तीनों चीज़ें जो है वो हम वज़न लेनी है। और इसमें एक चीज़ है इसगन नागोरी, वो आधी लेनी है। मतलब अगर तीनों चीज़ें हम 50-50 ग्राम्स ले रहे हैं तो इसगन नागोरी हम 25 ग्राम्स लेंगे। ये आधा चाय का चमचा रात को सोने से पहले अगर ले लिया जाए दूध के साथ, तो विद इन 10 to 15 डेज आपके ये पेन्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत सारे जो हड्डियों के छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। सही। अच्छा जी, आप बताएं डॉक्टर शगुफ्ता। अच्छा, वैसे खैर ये मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है बोन्स वाला, बट ये कि स्टिल ये कि मैं कहती हूँ कि अगर फीमेल्स हैं तो ज़रूर अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक कराएं। सही। क्योंकि विटामिन डी लेवल्स हर दूसरे बंदे के कम है, तो उसके सप्लीमेंट्स फिर साथ में ज़रूर लें। बिल्कुल। और कैल्शियम, विटामिन डी जो एक नॉर्मल चीज़ होती है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनल डिजीज़ भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसको भी आप प्रॉपरली रूल आउट कराएं। और सेबोरिक डर्मेटाइटिस देखिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको वो किस किस एरिया में है, क्योंकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस आपके स्कैल्प में डैंड्रफ कराता है, आपकी आईब्रो में भी ड्राइनेस कराता है, आपके नोज पे भी कराता है, आपके ईयर्स पे भी कराता है और आपके चेस्ट पे भी करा सकता है। अब जिसकी जितनी इन्वॉल्वमेंट होगी तो उस हिसाब से हम उसको, जिस एरिया के हिसाब से होगा उस एरिया के हिसाब से हम उसे ट्रीट करते हैं। और कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्किन प्रॉब्लम्स के, देखिए अगर आपको हैं, जेनेटिकली हैं, फैमिली में हैं और आपके साथ अगर बचपन से चल रही हैं, तो उनकी फिर मेंटेनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लोग क्या करते हैं कि अगर एकदम से ठीक हो गई स्किन प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ ठीक हो गई, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। जैसे इवन अगर आप बीमारी भी हुई, कोई लेवल्स हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं, तो हम उसके बाद हम कहते हैं ठीक हो गए, उसके बाद हम उसे दोबारा चेक नहीं करवाते कभी भी कि 6 महीने साल के बाद आप ज़रूर उन पे चेक रखें। तो इसी तरह स्किन प्रॉब्लम्स का भी होता है कि अगर आपको कोई चीज़ है तो आप उसको मेंटेनेंस रखें, फिर उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली टेपर डाउन करें ट्रीटमेंट को। एकदम से नहीं कि आप कर रहे थे ठीक हो गया और एकदम से आपने अगले दिन छोड़ दिया, तो ये चीज़ नहीं होती है। उसको प्रॉपर्ली उस हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है और एरिया के हिसाब से। इसमें छोटी सी बात डॉक्टर साहब की बात में ऐड करूंगा। हमारे यहाँ नॉर्मली पेशेंट आते हैं कि सही हो गया तो छोड़ दिया, जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बोला 2 महीने बाद दोबारा हुआ और 2 महीने बाद वही जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था वही दवाइयाँ दोबारा यूज़ कर ली। हो सकता है आपको उन दवाओं की अब ज़रूरत ना हो या कोई और इशू हो, बट हम सेल्फ मेडिकेशन पे जो चले जाते हैं वो भी गलत होता है। सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं गालिब
भाई, और दूसरा फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने पार्ट से इमेजिन कर लेते हैं कि हम ठीक हो गए और हमें इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर एक दफ़ा अगर आपने किसी को भी प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया या प्रिस्क्राइब कर दिया कि वो ताहयात चलता है, वो कहेगा वो डॉक्टर ने मुझे डैंड्रफ के लिए लिख के दिया था ना, वही वाला प्रिस्क्रिप्शन मंगवा लो। वो गालिब भाई ने अगर मुझे लिख के दिया था ना कि ये वाला टोटका था या ये था, यही कर लो। भाई आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो डर्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दैट ऑल्सो चेंज। स्किन के इश्यूज भी चेंज होते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपके मूड चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं, आपका हाइजीन का इशू होता है, 10,000 चीज़ें होती हैं। तो एक दफ़ा अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ गए हैं स्किन के डॉक्टर से, तो वो ताहयात नहीं चलना, इट विल बी चेंज, वो चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल चेंज। और हर एज ग्रुप के लिए भी चेंज होता है। अगर हम किसी को 50 साल के बंदे को एक ट्रीटमेंट लिख के देते हैं तो वो 2 साल के बच्चे में भी वही यूज कर लेते हैं। तो एज डिपेंडेंट भी बहुत होती है। अच्छा, एज डिपेंडेंट भी बहुत होती है। और एक चीज़ ये कि इससे पहले भी मैंने इस हवाले से भी काफ़ी सारे शोज किए। तो द पीपल हु गो टू द डॉक्टर, जो चाहते हैं कि हम स्किन की डॉक्टर के पास जाएं और स्किन की डॉक्टर को चेकअप कराएं, या व्हाट एवर द केस, आप जर्नल फिजिशियन के पास जा रहे हैं, FCPS के पास जा रहे हैं, USMLE के पास, किसी भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास इफ़ यू आर गोइंग, सो पहले जाके अपनी हिस्ट्री ठीक दें। हिस्ट्री ठीक है, अल्लाह के वास्ते अपनी एज जो है ना वो ठीक बताया करें, क्योंकि उससे रेलेवेंट ही वो आपको सीरम देंगे, उससे रेलेवेंट ही वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। ये बहुत सारे लोगों में देखा गया। अगर आप भी कभी फोकस करें कि आपके पास अगर कोई आएगा तो वो आपसे अपनी हिस्ट्री छुपाएगा। भाई माजी में, पास्ट में आपको जितनी भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं उनका जिक्र करें, डॉक्टर को बताएं, अपनी हिस्ट्री लिखाएं, अपनी एज सही लिखाएं, और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, आप इंसोम्निक हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपने एंटी डिप्रेसेंट ली हुई है, नहीं ली हुई है, पास्ट में आपने कौन कौन सी मेडिसिन ली हुई है, एंटीबायोटिक खाई हुई है, नहीं खाई हुई है, आपने कौन सी 3rd जनरेशन 1st जनरेशन जो भी आपने मेडिसिन ली हुई है, एटलीस्ट फर्स्ट गो टू द डॉक्टर और उनको अपनी हिस्ट्री बताएं। हिस्ट्री के बाद जब आप उनसे अपना चेकअप करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री छुपा के डॉक्टर से इलाज करवाने जाते हैं तो यकीन करें 50% इलाज होगा और 50% आपको फ़ायदा नहीं होगा। एस्थेटिक्स में भी यही होता है, क्लियर आप हिस्ट्री नहीं देकर आते तो आपकी चीज़ें भी क्लियर नहीं होती। अब भाई आपने PRP करानी है, आप जाके उसको अपनी हिस्ट्री तो सही से बताएं, क्योंकि यहाँ है ना मेजॉरिटी पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं बस जिंदगी में पहली दफा यही प्रॉब्लम आया है। हाँ, यही प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? आपने तो इतनी जिंदगी गुजार ली, आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई हो। भाई डिस्कस दिस, आपको बताना चाहिए डॉक्टर को। 99% पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम यही होता है कि अव्वल तो उनकी याददाश्त इतनी कमजोर होती है कि वो भूल जाते हैं, फिर वो प्रॉपर पर्टिकुलर टेस्ट नहीं करवाते, वो जो करीब की जो डिस्पेंसरीज होती हैं उसमें ज़्यादा जाते हैं, कोएक्स के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, तो उनकी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं समहाउ वो छोटी मेडिसिन से ख़त्म तो हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो जो कहना चाहिए वायरस है, वो जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेल करता रहता है, इट सर्कुलेट्स इन योर बॉडी एंड समहाउ जब वो पॉपअप होता है स्किन डिजीज़ की सूरत में या किसी बीमारी की सूरत में, देन यू लेट नो कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जिनका हार्मोन से बहुत लेना देना है कि हम अगर हार्मोनल टेस्ट का कहते हैं तो वो पेशेंट्स वो होते हैं कि हमें इसकी क्या जरूरत है। भाई आपके अगर हार्मोन्स ये डिरेंज्ड हैं तो इसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं है, आपके विटामिन लेवल्स ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वो थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है टाइम्स, बट ये कि अब फिर भी ये कि इतनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है। पहले तो बहुत ही नहीं समझते थे, लेकिन अब ये कि उनको होता है कि हाँ, क्योंकि डायबिटीज के साथ भी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का रिलेशन होता है, तो इसलिए ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ये सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। अच्छा, स्किन से रिलेटेड अब जैसे ये हो गया ना कि खुश्की है या फिर फंगस हो गया है या फिर दीगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं कि भाई ये वाला प्रॉब्लम जो है हमें हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन में हाइपर सेंसिटिव है, मैं अगर डस्ट वाली जगह पर हाथ रख लूँ तो मुझे ऐसे रैश पड़ जाता है, मैं अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ जो हाइजीनिक नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मुझे एक होता है ना कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं कि कोई अगर नेगेटिव चीज़ है या नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो दे कैन नॉट बेयर, वो आप बेयर नहीं कर पाते, उनको दे फील डाउन, दे फील यू नो कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ये वाली चीज़ होती है। बट समहाउ एक और भी कॉमन कंप्लेन होती है गालिब भाई, जिसमें आपने बहुत सारे लोग शायद आपके पास आते हो या नहीं आते हो, लेकिन मुझे जो है वो बहुत सारे इस तरह के ना इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं कि भाई अगर कभी कोई स्किन से रिलेटेड आपके पास आए तो ज़रूर पूछें। लोग आते हैं और लोग आके ये जिक्र करते हैं कि जी हमने गोश्त खाया तो हमें प्रॉब्लम शुरू हो गई, हमें फिर वो जो है ना वो दाने से हो गए, हमारी स्किन जो है वो रेड हो गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम बकरीद में लोग लेकर आ रहे होते हैं। ज़रा मुझे थोड़ा सा आज ही बता दें कि जो हम थ्रू आउट द ईयर जो बीफ हम खा रहे होते हैं उसमें इतनी कंप्लेंट्स नहीं आ रही होती, लेकिन बकरीद में जो गोश्त हम खा रहे होते हैं उसके बाद हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। स्किन इशू हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया, समाओ हर हफ्ते जाके जो है ना वो किसी जगह पर अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं, कबाब्स खा रहे हैं, सारा कुछ खा रहे हैं, आपको इतनी कंप्लेन नहीं आती। क्या वाकई हमें ताज़े गोश्त खाने की आदत नहीं है या मसला क्या है हमारा?
सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ हिकमत में कहा जाता है कि जो गर्म चीज़ें होती हैं हाँ। वो इन स्किन डिजीज वाले इश्यूज को एग्रीवेट कर सकते हैं। इसमें गाय का गोश्त भी है, जिसमें मछली भी है, जिसमें तेज मिर्च भी है। हाँ। तो ये चीज़ें तो ऑब्वियसली एग्रीवेट कर सकती हैं। सही। आपने सवाल किया बकरा ईद का। नॉर्मली अगर हम देखा जाए रूटीन ऑफ लाइफ में तो हफ्ते में एक आध दफ़ा गाय का गोश्त खा लेते होंगे, 2 दफ़ा खा लेते होंगे। हाँ। बकरा ईद के 3 दिनों में कम से कम 12 दफ़ा खा रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और हर खाने में बकरे का गोश्त, और फिर सबसे बड़ी रीज़न जो हम मल्टीपल फूड एक टाइम में खा रहे होते हैं वो कभी कभी वो भी एग्रीवेट कर रहा होता है। गोश्त खा रहे, शाम को आप जो है वो बीफ खा रहे, क्योंकि यही होता है ना समटाइम्स। थोड़ी सी चिकन ले ली, थोड़ा सा बीफ ले लिया, और एक जो बकरे का गोश्त भी कहीं पकी हुई होती है, तो ऑब्वियसली आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड कर रहे होते हैं, कभी कभी उनकी भी लड़ाई होती है जो कि आपके गट हेल्थ को नुकसान दे रही होती है। और सिर्फ स्किन इश्यूज स्किन वो लिवर की वजह से भी हो सकता है, जिसने डॉक्टर साहब ने कहा वो शुगर के इश्यूज़ में डिफरेंट मामलात हो जाते हैं, वो लिवर के इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, वो हड्डियों के कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्किन बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसको तयन करके दवा देना ज़रूरी है। जैसे हमने अभी बात की कि एक प्रिस्क्रिप्शन ताहयात नहीं हो सकता। इसकी छोटी सी मिसाल दूँ, सर्दियों की स्किन डिजीज़ कुछ और होती हैं और गर्मियों में कुछ और होती हैं। तो ऑब्वियसली सिर्फ ये एक जो सीजनल एक फ़र्क आ रहा है वही जब आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला कर सकता है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला कर सकता है। तो सोचें जो बॉडी के और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, खाना पीना है, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है वो भी तो अफेक्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। वो भी तो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा होगा। ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसको मैनेज करना ज़रूरी है, लेकिन सही तशख़ीस के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप मैनेज करें, बट इसको सही जो है वो पॉइंट आउट करें, सही इसकी तशख़ीस होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता गालिब भाई हमारे शो पर आए, एंड आई होप कि आज आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं स्किन से रिलेटेड वो सॉल्व हो गए होंगे। शो में यह वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगले स्टोरी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आपने हमारे साथ रहना, कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक। तो भाई गर्मी का सीज़न है और इस गर्मी के सीज़न में जो है ना वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हीट स्ट्रोक जो है उसका बड़ा ख़तरा रहता है। और बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह की बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो है वो आप क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर टोटकों की मैं बात करूँ तो कि जी प्याज रख लें और ये सारा कुछ कर लें, बट सम हाउ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर किस तरीके से हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है, इसकी जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और ये किन लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करता है, ये सारा जो है वो इशू डिस्कस करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर दुरेश शहवार ने और हमें डॉक्टर गुफरान चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अब जब मैं पूछती ना ठीक ठाक हैं तो इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में अगर किसी से पूछना भाई आप लोग ठीक ठाक है तो ये कहते भाई इतनी गर्मी है, इतनी प्रॉब्लम है। अगर आप इसी में 4-5 घंटे भी बैठ जाए ना उसके बाद समहाउ आपको बाहर जाना ही होता है और वो गर्मी फेस करनी ही होती है। तो इस सूरत हाल में जो हीट स्ट्रोक है उसका खदशा और ख़तरा बढ़ जाता है। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि किस तरह बचा जा सकता है। देखिए हीट स्ट्रोक सबसे पहले तो ये है कि बॉडी का है कोई भी जो आपका जैसे तो हमारे हॉट वेदर है हाँ। इसमें एकदम से कुछ लोग जो एक्सट्रीम एजेस होते हैं स्पेशली बच्चे हाँ। अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज और अडल्ट 60+, सही। क्योंकि बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा होता हाँ। है तो उनका जो रेगुलेशन सिस्टम है बॉडी थर्मल रेगुलेशन सिस्टम जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है वो इमेच्योर होता है। और बुजुर्गों का जो है जो एल्डरली है उनका जो है वो उसका जो एक्शन है वो स्लो हो जाता है। सही। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। जैसे अभी आपने कहा हम एसी से बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं तो बॉडी अपना टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर रेगुलेट करती है। हाँ। तो बहुत से लोग रेगुलेट नहीं कर पाते तो उसमें फिर एकदम से अब्रप्ट सडन राइज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मली हाई, जिसमें हम कहते हैं मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस में जो है एकदम से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, एकदम से बच्चे को या बड़े को जो टेकिकार्डिया होता है, पैल्पिटेशंस होती हैं। तो ये वो साइंस होते हैं जो डेंजर साइंस होते हैं। जैसे जैसे अगर हम बैठे हुए हमारा आप बैठे बात करें तो हमें भी इस वक्त गर्मी जैसे महसूस होती है। अब एसी में भी बैठे हैं, ऑल्दो एसी वर्किंग करे लेकिन टेम्परेचर की वजह से कुछ ना कुछ हम स्वेट कर रहे होते हैं। अगर हम हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो उसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, लेकिन अगर हम बॉडी को टच करेंगे तो बॉडी बिल्कुल ड्राई होगी, यानी आपको स्वेटिंग महसूस नहीं होगी क्योंकि बच्चा है या बड़ा है वो एकदम से अपना अब्रप्ट बॉडी रेगुलेशन कर ही नहीं पा रहे होते हैं। तो हाई फीवर हो सकता है। अच्छा, हीट स्ट्रोक का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो जिससे हम डरते हैं डॉक्टर्स, वो ये होता है कि वो एंड ऑर्गन्स को डैमेज करती है ना। आपका जो मेन हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है या मसल्स हैं उनको एकदम से जो वो अफेक्ट करते हैं। तो ये ज़्यादा खतरे की बात होती है। तो हमें एक्चुअली हीट स्ट्रोक में इन चीज़ों को बचाना होता है। सही डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा डॉक्टर दुरेश शहवार ने जो है एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते हम, ख़ास तौर पे हम एसी से बाहर, यानी एसी का जो टेम्परेचर है और बाहर का जो टेम्परेचर जब मेंटेन नहीं होता तो उससे हमारी जो म्यूकोजा होती है
जो इंटरनल म्यूकोसा वो इरिटेट हो जाती है। तो यूजुअली हमने देखा कि आरटीआई यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है हमें नज़र आ रहा होता है। अच्छा, क्या है प्रिकॉशंस क्या है? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया ना क्या होता है और क्या होना चाहिए। अब हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, हम इसको कैसे हम इससे बच सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़वातीन भी, ख़ासतौर पे हमारी ये जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर रैप किए हुई होती हैं, बुर्का पहनी हुई होती हैं, तो उनको एहतियात, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उतार दें, लेकिन भारत जब वो मिनिमम घर से निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, इतना ज़्यादा, क्योंकि अभी पूरा ये मेरे पास अभी भी नोटिस आया है कि ये जो 15 मई से लेके और 20 मई तक जो है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर हाई चला जाएगा। यानी इस वक्त कराची में 34 है, लेकिन फील लाइक 41 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें होगा क्या जब बहुत ज़्यादा आप निकलेंगे बाहर तो उससे आपको डिहाइड्रेशन होगी। जब आप डिहाइड्रेशन होंगे तो बॉडी टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम पे चला जाएगा और सडनली आप जो है हाइपोवॉलेमिक शॉक में चले जाएंगे, ना बेहोश हो जाएंगे। अब प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है कि आप ना निकलें, बाहर ना निकलें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको निकलना है। आप एहतियात क्या है कि घर सर पे आप अपनी अम्ब्रेला ले लें, हैट पहन लें, कोई मतलब टोपी ले लें, और जो है बिल्कुल जो कूल जगह है, यानी घर के अंदर अगर एसी वाला रूम है तो आप एसी वाले रूम में बैठें। अच्छा, ये भी बड़ा मिथ है हमारे यहाँ। कल भी एक फैमिली मेरे पास बच्चा लेकर आए और जो है इतनी शदीद गर्मी हो रही है, बच्चा मैंने देखा बहुत गर्म हो रहा था। मैंने क्या है भाई? तो हम एसी नहीं चला रहे, बच्चे को ठंड ना लग जाए। मैंने कहा ये क्या है भाई? एसी ऑन रखें, आप 28 पे रखें, 26 पे रखें आप, और टेम्परेचर को मेंटेन रखें। मैंने कहा आप अपने से, यानी न्यू बॉर्न था ना, तो उसको आप ये नहीं समझे कि ये बहुत छोटा है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत है। मतलब आपका जो रूम टेम्परेचर है उस हिसाब से अब जो बॉडी आपकी मेंटेन कर रही है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप उसको रख लें। तो ये एक मिथ है कि जी छोटे बच्चे होंगे तो एसी नहीं ऑन करना, फ़ैन ऑन नहीं करना। नहीं, आप नॉर्मल तरीके से बिहेव करें। जब सर्दी आती है तब भी तो हम मेंटेन कर रहे होते हैं। सेकंड, जब आप घर से बाहर निकलें तो आप शेल्टर होना चाहिए आपके साथ ना। अच्छा देखें, हमारे जो कम्युनिटी है, माशरती तौर पे हम कुछ लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं, एसी भी अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी में सपोज मैं हूँ अफोर्ड कर लूँगा, एसी में ही रहूँगा। बहुत मिनिमम आप हैं, मिनिमम लिए आप जो है वो बाहर जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है हमारी मैक्सिमम जो कम्युनिटी है, जो हमारा माशरा है, वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता। लाइट नहीं होती घरों के अंदर, तो अब आपने खुद से अपने आप को बचाना है। कैसे बचाना? घर में लाइट चली गई तो आप अगर पानी है तो पानी से नहाना शुरू कर दें। सबसे जो ठंडा जो एरिया है वहाँ आप पहुँच जाएँ फ़ौरन, ताकि आप हीट से बच जाएँ। ये प्रिवेंशंस हैं। अच्छा, बच्चे जो हैं उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों को नहीं आइडिया होता ना। अब ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को खुद से गाइड करें, क्योंकि उनको नहीं मालूम वो धूप में निकल रहे हैं, वो तो अचानक से बीमार हो जाएंगे, अचानक से गिर पड़ेंगे। लेकिन अब ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको गाइड किया जाए, उनको रोका जाए। अगर बहुत छोटे हैं तो उनको तो बिल्कुल पकड़ के रखा जाए, बड़े हैं तो उनको काउंसलिंग की जाए कि भाई भागो नहीं, एक्सरसाइज नहीं करो, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करो। ये तमाम चीज़ें क्या है प्रोड्यूस करेंगी, डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करेंगी, जो उसका गर्मी की वजह से वैसे ही जो है उसका स्वेटिंग हो रही है, पसीना जा रहा है और ज़्यादा पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह जो लोग किसान हैं उनके लिए भी एक मेरा पूरे है कि वो इस वक्त कोशिश करें कि अपनी ज़मीनों पे ना जाएं, कोशिश करें कूल टाइम पे जाके अपने काम करें। मज़दूर हैं वो भी जब बाहर निकलें तो कोशिश करें कि ऐसे वक्त पे काम शुरू करें। यानी आप देखें जो मिडिल ईस्ट है वहाँ गर्मियों में, शदीद गर्मियों में रात के वक्त वो लोग काम करते हैं। सही। दिन के वक्त काम करना मुमकिन नहीं होता। सही। तो इस तरह हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। सही, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। चलिए, ये तो वो हो गए कि आपने बताया कि बच्चों के साथ जो है वो किस तरीके से एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि जी ये गर्मियाँ हैं, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगर आप बाहर इस तरीके से जाएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। समहाउ एक नॉर्मल, मैं अपनी मिसाल ले लूँ, या नॉर्मल किसी भी खातून की या किसी की भी, अब बाहर धूप में आना जाना भी पड़ता है, बस स्टॉप पर भी खड़ा होना पड़ता होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 10-10, 15, 20-20 मिनट जो है शेडो कोई नहीं है। आपको पता है यहाँ पर तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें अगर आपने कहीं से कोई रक्षा करना है, कोई आपने अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए जाना है, तो डेफिनेटली आपको 20 से 25 मिनट तो उस धूप में खड़ा होना ही होता है।
वो लोग क्या एहतियाती तदबीर करें, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या है कि क्या मतलब किस तरीके से वो अपने आप को सेव कर सकते हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम जिस माहौल में रहते हैं हम उसी माहौल के साथ अडेप्टेशन करनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लूज क्लोथिंग पहने, ठीक है, कपड़े लूज होने चाहिए जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है, कलर्स लाइट होने चाहिए। गर्मियों में जैसे डार्क कलर्स हम पहनते हैं, ब्लैक है, ब्लू है, ऑरेंज है, रेड, ये हीट को और रोशनी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो आपको स्वेटिंग और गर्मी ज़्यादा फील होगी, ठीक है। उसके साथ आप जैसे आप अगर लेडीज़ हैं लूज़ कपड़ों के साथ लूज़ हिजाब करना चाहें, दुपट्टा हमारा बहुत अच्छा करना है, बच्चों के आप हेड पहना दीजिए। अब बड़े जो अगर कोई बाइक पे जा रहा है या कोई ट्रैवल कर रहा है तो कर रहे हैं, वॉक आप जब कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पता है कि दरख्त जो कि अब शहर में बहुत कम हो गए हैं, ऐसी चीज़ों की प्रोटेक्शन अपने साथ पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए डिहाइड्रेशन होती है ना, आपके पास पानी का इंटेक, जैसे पानी बहुत ज़्यादा कोई नहीं, आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, ऐसे मिनरल्स ले लें जिसके अंदर डिहाइड्रेशन हो। जैसे आजकल तरबूज आपके पास मौजूद है तो आप वाटरमेलन का शरबत ले सकते हैं, मिंट वाटर ले सकते हैं, तो कंबर वाटर आप ले सकते हैं, नारियल का पानी, ये सब डिहाइड्रेशन से बचाएंगे। और अगर डिहाइड्रेशन हो रही होगी तो आपको शॉक में जो हाइपोवॉलेमिक शॉक है या जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो ना होने देगा। दूसरा सन ब्लॉक, माइल्ड सा कोई भी आप सन ब्लॉक नहीं, क्योंकि हम यूजुअली स्वेटिंग करते हैं फ्रॉम द हेड एंड फ्रॉम द फेस, तो आप वहाँ पे अगर कोई भी SPF 20 SPF 30 सन ब्लॉक धूप में निकलने से पहले 10-15 मिनट पहले, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो या ख़वातीन हो, वो अगर लगा लेंगे तो जो आपकी डायरेक्ट हीट स्कॉर्चिंग वेव्स आपको बॉडी को डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती हैं और जो है वो स्वेटिंग या डिहाइड्रेशन कराने के चांस होते हैं वो होता है। और फिर हर 2 आवर्स के बाद आप अगर आप जा रहे हैं वर्किंग प्लेस पर हैं तो आप जो है वो सन ब्लॉक को लगा सकते हैं। पानी का इंटेक लाइट डाइट होनी चाहिए ना, मुरगन खाने जो है वो आपको डिहाइड्रेशन करेंगे, स्वेटिंग कराएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप कोई जो है वो एक्सट्रेंडस एक्सरसाइजेज ना करें, नॉर्मल हेल्दी लाइफ करें। आप ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट चाहिए, उसमें तो फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा, क्योंकि उनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो आपको नेचुरली जो है वो वाटर एब्जॉर्बेंट मिल रहा होता है तो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर रहा होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप स्वेट ज़्यादा करते हैं, जैसे बहुत से पेशेंट हैं वो ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसमें डायूरेसिस होता है, यानी यूरिन का जो है वो लॉस ज़्यादा हो रहा होता है, या ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते हैं तो उनके अंदर वेसोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो उनके अंदर चांसेस होता है कि वो स्वेट करेंगे, तो उनको पानी का इंटेक उसके हिसाब से मॉडरेट रखना चाहिए। यानी हमें यूजुअली गर्मियों में 1 से 2 लीटर के दरमियान टारगेट ये रखें कि पानी का इंटेक होना चाहिए। दैट कुड बी नॉर्मल वाटर, लस्सी भी हो सकती है, वो कोई फ्रूट्स भी हो सकता है, कोई आप अच्छा जूसेस अवॉइड करने चाहिए क्योंकि जूसेस के अंदर शुगर होता है। चलिए जी यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं कि जूसेस क्यों अवॉइड करने चाहिए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मौजू पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि किस तरीके से हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। जूसेस के हवाले से बात हो रही थी, डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करते हैं क्यों अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इन गर्मियों में जो है वो प्रेफर करते हैं कि जी ये वाला जूस पी लें, ये वाला जूस पी लें। देखिए जो अलग में के बनाए हुए फ्रूट्स हैं ना, उसके अंदर जो शुगर होती है, फ्रक्टोज होती है, वो बहुत अच्छी होती है, वो आपकी शुगर को मेंटेन करती है। लेकिन जो हम लोग जूसेस में लेते हैं वो आपके पैकिंग उसके अंदर प्रिजर्वेटिव शुगर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली आपको डायूरेसिस और डिहाइड्रेशन करवाते हैं। इसी तरह से कॉफ़ी का इंटेक भी यही होता है, हम कहते हैं ना कि कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे, तो इन सब के अंदर क्या होता है, नेचुरल डायूरेसिस कराती है, यानी ये पानी को एब्जॉर्ब करके बॉडी से खारिज करा देंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा है आप लस्सी ले लीजिए, वो वाली बात है। आप नॉर्मल तरबूज या खरबूजा इस वक्त मौजूद है, उसको मैश करके आप वो ले सकते हैं, ताकि जो नेचुरल शुगर है वो जो अल्लम में की बनाई हुई चीज़ है ना, उससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो प्रोसेस्ड है वो आपको बिल्कुल सही कह रही है। और इस हवाले से हमारे व्यूवर्स तो जानते हैं कि इस हवाले से एक बाकायदा तौर पर हमने जो है वो पिछले अपने शोज़ जो थे हमारे, उसमें हमने रिसर्च भी दी थी कि जो पैकेट और प्रोसेस्ड जो जूसेस हैं उसमें और आपके जो फ्रेश जूसेस हैं उसमें क्या फ़र्क है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वाकई में लोगों ने उसके ऊपर हमें बड़ा अप्रिशिएट किया था, और आपने आज बहुत अच्छी बात की, दोबारा से लोगों को रिमाइंड करवाया। देखिए ये जो जूसेस है ना, ये वाकई जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत ज़्यादा शुगर कंटेन होते हैं। दूसरा कि हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। देखिए ये तो एक सिचुएशन है ना कि उसका हीट स्ट्रोक चल रहा है, लेकिन एक्चुअली मैंने देखा है कि हमारे पास जितने भी ओपीडी में बच्चे आते हैं ना, सबके हाथ में जूस के डब्बे होते हैं। और कॉमनली हम माशी में जब जाते हैं शादियों में तकरीबन, और कॉमन परसेप्शन ये डॉक्टर साहब कि इससे जो है ना वो एनर्जी रहेगी, पीपी जो है वो मेंटेन रहेगा। हाँ, बिल्कुल और वक्ती तौर पर उसका फायदा होता भी है। बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, 100% नुकसान है। फील ये होता है, मैं भी अगर वो जूस पी रही होती हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा शुगर बढ़ जाती है, शुगर लेवल थोड़ा बेहतर हो जाता है, तो उससे ये होता है वक्ती तौर पर आपको ये फील हो रहा होता है कि नहीं मुझे थोड़ा एनर्जी मिल रही है, बट समहाउ वो आपके लिए ठीक नहीं है। नहीं ये तो एक कॉमन सी बात हो गई ना कि वक्ती तौर पर आपके, हाँ तो वही तो मैंने कहा ना कि वक्ती तौर पर उसका फायदा हो जाता है। एक्चुअली हमारे जो बच्चे मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, ये जो जूसेस ले रहे हैं उसकी वजह से वो जो नॉर्मल डाइट है वो उससे वो नहीं ले पा रहे, उनकी भूख खत्म हो जाती है, इसमें केमिकल्स होते हैं, उनकी एपेटाइट बिल्कुल फिनिश हो जाती है, उनकी फर्स्ट डिज़ायर ये होती है कि हमें जूस ला के दे दिया जाए,
और वो जूस लेके पी लेते हैं। अच्छा, माँ बाप भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, बच्चा भी एक्टिव हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि वो जो उसकी ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। और जब वो रुक जाती है तो वो जो नॉर्मल ग्रोथ है उससे पीछे रह जाता है। तो बेहतर ये है कि इन जूसेस से अवॉइड किया जाए। जो नेचुरल फूड्स हैं उनके जो फ्रुक्टोज है और जो उनके जो जूसेस है वो उनको आप बढ़ाएं। बल्कि आप जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप अपने घर में लेकर आएँ और उनका इस्तेमाल बढ़ाएं। और कभी भी जो है ये नहीं होना चाहिए कि जी अब जैसे इस वक्त तरबूज बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तरबूज इस्तेमाल करें, कुछ दिनों बाद आम आ जाएंगे, आम का इस्तेमाल करें। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सारे फ्रूट्स मौजूद हैं। आप बाहर चले जाएं तो आपको नहीं मिलेंगे इस तरह फ्रेश फ्रूट्स, यानी फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं आपके पास। जो सीज़न का फ्रूट वो इस्तेमाल करें। एक तो वो चीप भी है, सस्ता भी मिलेगा आपको, और फिर ये है कि वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। तो वो इस्तेमाल करें, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को और आपकी मुदाफ़िती निज़ाम को बढ़ाते हैं। सही, यानी जो इम्यून सिस्टम है उसको एनहांस करते हैं। अगर हम बात करें पुराने ज़माने के लोग जो थे वो आपको याद होगा कैरी का शरबत है, इमली का शरबत है, नींबू की शिकंजबी, ये सब सीजनल फ्रूट। और अल्लाह में की तरफ से एक रहमत है कि उसने मौसम के हिसाब से फलों का चीज़ें दी हुई होती हैं। जैसे अब गर्मी है तो हम बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा सकते ना, भूख नहीं लगती, तो आम एक पल्पी फ्रूट होता है जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, शुगर भी मिलेगी। लोग कहते हैं से याद आया डॉक्टर साहब अभी तक आम नहीं आए हैं, अभी तक कैरी आ गई तो कैरी का पनारी बनाते हैं बड़े बुजुर्ग, बड़ा अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा होता है। गर्मी में आप बच्चे या बड़े जो भी घर में आए इमली का बना लेते हैं, जो होता है अर्क निकाल के, तो वो आप जल्दी से सिर्फ पानी में घोल के, फालसे इस वक्त मौजूद है, आप फासों का शरबत निकाल लें, क्यूब्स बना लीजिए। जैसे बच्चे बड़े घर में आप कहीं धूप से आ रहे हैं तो बस एक क्यूब वो डालें, फ्रीज किया हुआ, उसके साथ पानी डालें। तो दीज आर नेचुरल जूसेस जो एनर्जी भी देंगे। एक्चुअली हमने ना वो प्रोसेस चीज़ों की तरफ चले गए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप नेचुरल चीज़ों की तरफ रहेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, अगर आपको हीट स्ट्रोक से बचना है तो आप डाइट में ना ऐसी चीज़ों का रखें इस्तेमाल जो आपको फुलिंग रखें। जैसे वेजिटेबल्स हैं, आप सलाद में खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, सलाद पत्ता है तो ये आपको वाटर इंटेक भी अच्छा रहता है इससे, और पेट भरा हुआ भी रहता है। क्योंकि गर्मियों में हम स्वेट करते हैं तो जल्दी जल्दी खाने की आदत भी होती है, कुछ ना कुछ खाते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुर्र शहवार हमारे साथ थे, और हमारे साथ डॉक्टर गुफरान चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे शो पर है। आज का शो कैसा लगा आपको, इसका फीडबैक जो है वो सोशल साइट पर आपने बिल्कुल देना है और हमें बताना है कि ये तमाम तर जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आपके काम आएंगे या नहीं आए, या आपने ये अप्लाई किए या नहीं किए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।